लेट्स से कि कभी आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आपकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाए। जवाब होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बिना आपकी लाइफ ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखता है, इंपॉर्टेंट चीज है मॉडर्न वर्ल्ड में। चलिए समझते हैं कैसे। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया, फॉर एग्जांपल आप इनकन्वीनियंस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपको दिक्कत हो रही है, वायर टूट गया है, ट्रांसफार्मर जल गया है, मीटर जल गया है, वायर या कुछ भी, मतलब आप समझ रहे हो, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं आ रही है आप तक। अब ऐसे में ना बहुत दिक्कत होती है। आप कब आएगा बिजली, कब आएगा इलेक्ट्रिसिटी, कब आएगा इलेक्ट्रिसिटी, कब आएगा, होता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स, हाँ या ना बताओ, जल्दी बताओ। ओके, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें बैंक की या फिर हॉस्पिटल्स की, तो यहाँ पे मतलब ह्यूमन लाइफ है या फिर सिक्योरिटी एट अ स्टेक है। समझ रहे हो, मतलब अगर हॉस्पिटल में लाइट चली गई, बिजली नहीं है बिल्कुल भी, और किसी का इलाज चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बैंक में फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, सिक्योरिटी की बात है, राइट, कैमरा वगैरह लगा हुआ है, फाइनेंसेस चल रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहना ही चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस सप्लाई रहे। इसीलिए यहाँ पे जनरेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ बैकअप, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तुरंत जनरेटर चालू हो जाएगा। इसके अलावा कई सारी चीजें जहां पे प्रोड्यूस हो रही है, जो प्रोडक्शन हाउसेस है, ये हमारी कंपनियां हैं, और इन कंपनियों में भी इलेक्ट्रिसिटी ही वो चीज है जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को, बड़े बड़े मोटर्स को, मशीन्स को, मशीनरी को रन कराता है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अरे ये सब छोड़ो यार, इंडस्ट्री की क्या बात कर रहा है, हमारे घर की बात कर लेते हैं ना। पानी ठंडा रखना है फ्रिज, खाना ताजा रखना है फ्रिज, इसके अलावा अरे चटनी पीसनी है, ये करना है, वो करना है, मिक्सर ग्राइंडर, राइट, खाना गर्म करना है, ओवन, अलग अलग चीजें है कि नहीं है, कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन। तो ये सारी चीजें कैसी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये अब जो ये चीजें है ना, ये हमारी लाइफ को सिंपल बनाती है, राइट, ये हमारा टाइम बचाती है, हमारा समय बचाती है, राइट, आप रीड कर सकते हो, लेबर, हमारी मेहनत बचाती है। अब आप सोचो मेरे पास कपड़ा है ये वाला, और इस कपड़े को मैं धो रहा हूँ, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, एक आला, वैसे तो दूध सी सफेदी का तो पता नहीं, बट समझो कितना मेहनत लगेगा, वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ, धुल जाता है। तो ये सारी चीजें चलती कैसे, इलेक्ट्रिसिटी पे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो अरे नहीं चलेगा। अरे ये तो इसकी बात है, जानवर, मछली, सॉरी, ये जो मछली है इसका नाम है ईल, ठीक है, चील नहीं, ईल। ये जो ईल नाम की मछली है, ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए, मतलब अपने प्रे को पकड़ने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी क्या करती है, बिजली का इस्तेमाल करती है। तो नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट सम एनिमल्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जाम्पल फिशेस सच एज ईल्स। कोई और एग्जाम्पल अगर आपको पता तो नीचे कमेंट में बताना है। इसके अलावा पता है बारिश के मौसम में, अभी अभी बारिश के मौसम में, तो बारिश के मौसम में ठंड ठंड ठंड, इसको क्या कहते हैं, बिजली गिरी। अरे हाँ, तो लाइटनिंग दैट स्ट्राइक्स द अर्थ इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लर्नर्स, तो इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्लास 9th साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से चैप्टर क्रमांक 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। खांसी आ गई। वन शॉट में इसको कवर करेंगे। नोट्स आपको मिलेगा, कहां मिलेगा मैं बताने वाला हूं। क्विज भी आपको मिलेगा, क्विज का आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ईमानदारी से पढ़ने आए हो तो क्विज को जरूर कमेंट में डालना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें गुड न्यूज देने वाला हूँ। गुड न्यूज ये है कि इस चैनल पे, अगर आपको पता है नहीं पता है मुझे नहीं पता, बट इस चैनल पे मैंने 18 के 18 चैप्टर एक बार डिटेल में अपलोड कर दिया था, पार्ट पार्ट में, 1 2 लेक्चर 3 4 ऐसे करके। बट बच्चों ने कहा कि सर हमें वन शॉट भी चाहिए, तो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं, री रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनको जोड़ के नहीं दे रहा हूं, री रिकॉर्ड कर रहा हूं वन शॉट वीडियो आप लोगों के लिए, और 18 के 18 चैप्टर्स डालने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो चेक जरूर करना। और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना, और अपने जूनियर्स के साथ, 8th स्टैंडर्ड वालों के साथ शेयर कर देना कि भविष्य में वो आके पढ़े, और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना। सब्सक्राइब कर दिया चैनल को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लर्नर्स, टेक्स्ट बुक आपने खोला होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपने देखा होगा कि यार भाई ये क्या 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 ये 4 ही चीजें पढ़नी है। मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं, टेक्स्ट बुक में ऐसा धोखा दिया हमने, हमें एक्चुअली 4 नहीं पढ़नी है, हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। क्यों 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 भैया, क्यों ऐसा क्यों? इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड। तो अच्छे से समझ के लेते हैं ना, यहाँ पे फाउंडेशन वाली बात है, तो सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट टेक्स्ट बुक से ही पढ़ेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, बट डिटेल में पढ़ेंगे। वन शॉट है इसका मतलब ये नहीं कि डिटेल नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के बारे में जिक्र कर रहा था, ये है वो टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। क्लास 9 शुभम सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। एक खाली टेलीग्राम चैनल खाली 9th वाले बच्चों के लिए है। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका भी लिंक डाल दूंगा, आजकल व्हाट्सएप पे भी चैनल आ गया, तो ज्वाइन कर लीजिएगा।
अब नोट्स कहाँ मिलेगा? हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा जिसका नाम है इजी लर्निंग। ध्यान से सुन लो, मुझे कॉल करके पूछना नहीं पड़ेगा। अब कैसे पता चलेगा कि नोट्स कहाँ है नहीं है? तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या फिर इजी लर्निंग सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पे। ये वाले सेक्शन में जाना है आपको, ऊपर जहां पे मैं पॉइंटर दिखा रहा हूँ उस पर जैसे क्लिक करोगे ऐसे एक साइड में मेन्यू खुल जाएगा, वहां पे आपको फ्री मटेरियल करके दिखेगा। इस फ्री मटेरियल से आपका क्या हो जाएगा? ओके, एक मिनट, बढ़िया यार ये तो। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फिर यहां से आपको फ्री मटेरियल में नोट्स मिल जाएगा। सॉरी, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के बारे में। हमारा इस चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। भैया बड़ा चिंतित है ये बच्चा, आंखें लाल पीली हरी हो गई है इसकी। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है? कह रहे इलेक्ट्रिक तो ठीक है बट ये करंट मतलब क्या होता है? तो इसने बोला एक काम करते हैं, क्या करंट मतलब, लोग कहते हैं अरे करंट मार देगा, अरे करंट मार देगा, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट का मतलब शॉक होता है? उसका छोटा भाई बोलता है नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब शॉक तो नहीं होता। तो कहता है काम करते गूगल करते हैं, ठीक है। तो गूगल किया गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो कुछ आर्टिकल सामने है। जैसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स आयरन्स मूविंग थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और स्पेस. इट इज डिफाइंड एज द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ज्यांना हिंदी मध्ये मराठी मध्ये पाहिजे त्यांच्यासाठी. ओके, अच्छा फिर यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि करंट मतलब होता है कंटिन्यूस फ्लोइंग मूवमेंट्स ऑफ वाटर एयर एक्सेट्रा टू स्विम अगेंस्ट द करंट. तो ये बहुत कुछ आ गया, समझ नहीं आ रहा ना मुझे भी नहीं आया था, तो मैंने बोला चल शुभम भैया का लेक्चर देखते हैं. तो क्या बोला, वो इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है? सबसे पहले करंट को समझते हैं. करंट इस शब्द का मतलब होता है फ्लो. आज ब्लू है, पानी पानी वाला फ्लो नहीं, बस फ्लो. तो करंट का मतलब होता है फ्लो, कोई चीज बह रहा है. एग्जाम्पल के लिए अगर पानी बह रहा है, बह रहा नहीं है, बह रहा है, तो हम बोलेंगे दैट इज वाटर करंट. अरे अगर हवाएं बह रही नहीं है, बह रही है, तो हम बोलेंगे विंड करंट. अरे अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज फैला हुआ है तो हम बोलते हैं करंट न्यूज. तो जो भी चीजें फ्लो कर रही है उसको हम करंट बोलते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट में तो कुछ तो फ्लो कर रहा है, लेकिन क्या फ्लो कर रहा है? तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब मैं जानता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉन्स पता होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर. एक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. क्वांटिटेटिवली मतलब जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वालिटेटिवली मतलब जब हम क्वालिटी की बात करते हैं. तो क्वांटिटेटिवली करंट, इसको हम प्यार से आई बुलाते हैं. जैसे मेरा नाम शुभम है, प्यार से मेरे दोस्त बोलते हैं ए शुभम इधर आ, नहीं कुछ और बोलते हैं. बट आपके दोस्त आपको प्यार से क्या बुलाते हैं कमेंट में बताइएगा. एनीवे, क्वांटिटेटिवली करंट जो है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आई से हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं. कैपिटल स्मॉल दोनों चलेगा. इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम. भैया सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो. इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज डिवाइड बाय टाइम. अब देखो, अभी हमने क्या बोला यहाँ पे, मैं थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, क्या बोला हमने? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो. तो इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव चार्ज है, ठीक है. तो हम कह रहे हैं लेट्स से कि हमने ये वाला इतना एरिया ले लिया जिसको मैंने बना दिया है. इतने एरिया में से हम काउंट करेंगे 10 सेकेंड तक, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब आपने अगर गिना होगा कि इतने एरिया में से 10 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, करंट जनरेट हुआ. तो कितना इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पास हुआ कितने टाइम में? अभी जी हो गया ना. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अच्छा, यहीं पे एक गौर फरमाने वाली बात, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से. सबको हम स्मॉल कैपिटल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. राज की बात बता दिया. अच्छा, ये बात तो बहुत अच्छा समझ में आ गया, खुश हो गए होगे तुम लोग. तुम लोग को पता है हमारा एक प्यारा सा नंबर है जो कि आपको स्क्रॉल करता होगा. हमारे बैचेस भी होते हैं ऑनलाइन, इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं. मैं साइंस पढ़ाता हूँ, फाउंडेशन भी पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं. यहाँ पे नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल कर सकते हो, या फिर आगे मैं वीडियो में बताऊंगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब सवाल है हमारा, फिर से ये कंफ्यूज बच्चा आ गया, आंखें लाल पीली हो गई हैं इसकी, ठीक है. कह रहा है व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो. चार्ज क्यों फ्लो करता है भाई, परेशान है ये, बताओ इसको चार्ज क्यों फ्लो करता है. चार्ज तो फ्लो हो रहा है, समझ आ गया, चार्ज का फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी, बट चार्ज फ्लो क्यों होता है? अब मैं इसको समझाने के लिए मैंने बोला कि देख बेटा, 2 डब्बे हैं, दोनों डब्बे को हम एक दूसरे के बीच में से पाइप डाल दिया दोनों डब्बे के बीच में, और हमने क्या किया, इस पाइप के ऊपर ना सा रस्सी बांध दिया, ब्लैक कलर की रस्सी है, थोड़ा मेरी रस्सी थोड़ी अजीब है थोड़ा, ओके. और दोनों में पानी भर दिया, एक में हमने ज्यादा पानी भरा है, एक में हमने कम पानी भरा है. अब मैं इससे पूछता हूं पानी कहां से कहां जाएगा, इतना कंफ्यूज क्यों है भाई, पानी कहां से कहां जाएगा? कहता है ज्यादा वाले में से कम वाले में जाएगा.
तो मैं बोलूंगा क्यों जा रहा है, तो बोलेगा अरे भैया इसमें ज्यादा है इसमें कम है इसलिए। तो डिफरेंस है दोनों के पोटेंशियल में। पोटेंशियल मतलब दोनों की कैपेसिटी कितनी है, दोनों की करने की क्षमता कितनी है, ठीक है, दोनों का कैपेसिटी कितना है। पोटेंशियल मतलब गिवन पॉइंट पे कितना ताकत है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां तक ताकत है, यहां तक ताकत है, इसमें कम है, समझ रहे हो। तो हम कह रहे हैं जिसमें ज्यादा है उससे कम में जाएगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं कि ये हाई पोटेंशियल पे है, इसको हम लोग कहते हैं लो पोटेंशियल पे है, ज्यादा है कम है, ठीक है। तो हाई से लो की तरफ फ्लो होगा। वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लेवल, इसको आप लेवल भी कंसिडर कर सकते हो, पोटेंशियल समझ नहीं आ रहा है तो। हाई लेवल से लो लेवल तक पानी क्या होगा, फ्लो होगा। अब सवाल ये होता है कब तक फ्लो होगा, ये चीज का जवाब ये नहीं देगा, आप दोगे मुझे कमेंट में कब तक फ्लो होता है। चलिए आगे बढ़ता है फिर। अब भैया ये तो पानी की बात हो गई, बात तो हुई थी चार्ज क्यों फ्लो होता है, और चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, पानी वानी बोल करके मत बताओ, भले हमने कमेंट में आंसर दे दिया है लेकिन हम भटकेंगे नहीं टॉपिक से। अब देखो बात ऐसी है कि हमारे पास क्या होता है, बैटरी होता है, इसको हम प्यार से बोलते हैं सेल। अब ये जो हमारे पास बैटरी होता है इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी राज की बात लिखी है कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कहते हैं हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों होता है ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा, तो चिल मारो, 9th में बताऊंगा 10th में भी बताऊंगा, ठीक है। इनफैक्ट 10th का तो हमने पूरा 20 चैप्टर अपलोड कर रखा वन शॉट में, तो चिंता मत करो, तुम बाद में 10th में आओगे तुम्हें सब मिल जाएगा, ठीक है। निगेटिव टर्मिनल में भी को हम लोअर पोटेंशियल कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है हाई से लो की तरफ फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा, इसको कहां पे लगाओगे, इसको वायर में लगाओगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। तो कौन फ्लो करवाता है, ये बैटरी फ्लो करवाता है। इसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, इसको हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। फ्लो कौन करवाता है, ये बैटरी करवाता है। तो बैटरी क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो हम बोलेंगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हायर पोटेंशियल, ये वाला जो हमारा हायर पोटेंशियल है, एंड देयर इज एंड द लोअर पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस है, डिफरेंस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छे से समझेंगे, चिंता मत करो। द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, दोनों के बीच में हाई लो का डिफरेंस जनरेट करेगा। तो वायर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हो वो फ्लो करेगा। तो अगर मुद्दा क्या है, क्वेश्चन अगर पूछा कि कैसे फ्लो होता है, व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो, क्वेश्चन है, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट, नहीं जी। पोटेंशियल डिफरेंस, तुम सोचो हाँ या ना, मैं तो अभी बता चुका हूं, हाइट हाँ या ना, कमेंट में बताना तुम्हें, टेम्परेचर डिफरेंस। इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका जवाब होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कौन करता है, तो बैटरी प्रोवाइड करता है। वैसे तुम कमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दे देना, मैंने 28 सवाल पूछे शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर क्लियर है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक करंट में चार्जेस होते हैं, चार्जेस फ्लो क्यों करते हैं ये भी समझ आ गया है। अब हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अरे भैया वो जो चार्ज फ्लो करता है उस चार्ज को क्या बुलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं। फ्री है, गैर है, ओके समझते, कोई बात नहीं। देखो एवरी एटम इन द मेटालिक कंडक्टर हैज वन और मोर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर वीकली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। अब इस लाइन को हम ज्यादा डिटेल में घुस करके नहीं समझेंगे, बट हम अभी एग्जांपल के लिए सोडियम ले लेते हैं। सोडियम नाम का एक एटम है, इसके ये सेल्स है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। इस सेल को मैं बोल सकता हूं आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट सेल है मेरा, इसके अंदर एक दो तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही ना, तो यहाँ पे लेट से एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, उस ये देखो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। बट क्योंकि ये इतना दूर है, सबसे दूर है, लास्ट सेल में है, तो यहां से इसका जो अट्रैक्शन हो रहा होगा थोड़ा कम होगा। तो वो कैसा होगा, वेरी वीकली बाउंडेड होगा, न्यूक्लियस की तरफ उसका ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, बाहर की तरफ है, मतलब इससे बहुत कम होगा इसका। इसीलिए ये जो है इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मूव कर सकता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इज वीकली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। तो हम, और मैग्नीशियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको समझ आ गया, लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। बात अगर समझ में आई है तो एक बार हाई फाई हो जाए और आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके कॉम्बो बताऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके बेसिस पे हम सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कंडक्टर है, हम बोल सकते हैं इंसुलेटर है। कंडक्टर एक मेटल वायर से बनता है बेसिकली, अब मेटल वायर इज अ कंडक्टर, जैसे एक मेटल का वायर है मेरे पास, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा सकता है ना। इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसके अंदर, एक कंडक्टर के अंदर, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कैरी कर सकता है। दूसरा इंसुलेटर,
इंसुलेटर में बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं होंगे, या तो बहुत कम होंगे या फिर बिल्कुल नहीं होंगे। इंसुलेटर जो होता है उसके जैसे, इंसुलेटर का एग्जांपल क्या है, जैसे प्लग का कवर एग्जांपल के लिए मैं तो बताता हूँ, मैं बताता हूँ। चलो मेरे पास एक, ये मैंने रैंडमली एक वायर ले लिया, तो इस वायर के ऊपर जो रबर लगा हुआ है या फिर जो फाइबर या जो भी आप बोल दो, प्लास्टिक लगा हुआ है, ये एक इंसुलेटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है ये देख लो। दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ना उसमें इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जैसे टेम्परेचर में अगर बदलाव लाया जाए तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। सिम कार्ड जो हमारा होता है वो एक सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। गूगल करके कमेंट में डालना कौन सा सेमीकंडक्टर है। अब सवाल यह है, सोडियम हैज डैश फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका जवाब तुम लोग मुझे बताओगे कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 2। और यहां तक हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला टॉपिक भी अच्छे से हो गया है। अगर ये हो गया है तो बल्ले बल्ले करते हुए थोड़ा बैच के बारे में डिस्कशन कर ले। बैच के बारे में तो डिस्कशन करने ही वाले हैं, लेकिन नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है तो उस पर आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। और ये थ्रू आउट द वीडियो में बीच बीच में डालता रहूंगा, डिस्क्रिप्शन में ये नंबर डाला हुआ है इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए। ओके, अब थोड़ी सी अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। तो हमारा जो बैच होता है, हमारे पास कॉम्बो बैचेस होता है, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी, मराठी, जितने सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो 9th में 10th में, हम सब पढ़ाते हैं 9th 10th 11th 12th को। पहली बात, 9th के भी बैच का हमारा नाम होता है विक्ट्री बैच। अब जैसे जैसे नंबर बदलते जाते हैं तो विक्ट्री 2.0, विक्ट्री 3.0, 4.0 ऐसे आते रहेगा। मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर कितने सारे वीडियोस आप देख सकते हो, और ये सारी टीचर्स मेरी टीम में सारे बहुत एक्सपर्ट। हम इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाते हैं। चलिए अभी एक और राज की बात बता देता हूँ मैं आपको। हम लोग क्लास 9th के बच्चों के लिए 9th और 10th का कॉम्बो एडमिशन भी लेते हैं। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट ये अक्टूबर 2023 का समय है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को बहुत बाद में देखो, तो जो ऑफर्स और जो मैं प्राइजेस बताऊं वो चेंज हो सकता है, ठीक है। आप जब देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ये मैं बना रहा हूँ अक्टूबर 2023 में, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो भी एंड, आज 31 तारीख है आज, ओके, ऑलमोस्ट लास्ट दिन है। तो कॉम्बो बैच जो हमारे होते हैं, ये 2023 यहाँ पे 25 लिखा है, आप जब देखोगे तो उसके हिसाब से कोई ना कोई कॉम्बो बैच होगा, तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कॉम्बो बैच में क्या क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं, बाद में हम जाएंगे, क्योंकि अभी इस समय बहुत सारे लोग कॉम्बो बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं। देखो हमारे जो कॉम्बो बैच होंगे उसमें आपको 9th का जितना भी समय रहेगा वो पढ़ाया जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में ले लोगे तो स्टार्टिंग से एंड तक, अगर बीच में लोगे तो आधा, जो भी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा 10th का पूरा बैच आपको रहेगा, मतलब आप जब भी आपका बोर्ड एग्जाम लास्ट डेट होगा ना तब तक आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आप कॉम्बो बैच का हिस्सा हो। कॉम्बो बैच में एडमिशन लेने वाले बच्चों को हम फाउंडेशन फ्री में पढ़ाते हैं। हमारा एक फाउंडेशन का बैच है, अगर आप जेई नीट वगैरह का, एनडीए वगैरह का एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए फाउंडेशन फ्री में मिल जाता है कॉम्बो बैच में, ऑफर चालू रहे तो। इसके अलावा कुछ कुछ और भी चीज़ें ऑफर में मिली जाती है जब कोई कॉम्बो बैच ज्वाइन करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे अच्छे से रीड करोगे तो आपको समझ आएगा। नंबर पे कॉल करके और अच्छे से इंक्वायरी कर सकते हो। नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, 8527529111। अच्छा, तो ये हो गया कॉम्बो बैच के बारे में। अब बात करते हैं, हमारी ये टीम है, इसमें संस्कृत के सर भी हैं, तो संस्कृत सबको नहीं होता इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं डाला, लेकिन हम संस्कृत इंटायर और कंपोजिट दोनों पढ़ाते हैं। हिंदी, मराठी जो भी आपका टेक्स्ट बुक होगा वो पढ़ाया जाएगा, ग्रामर, राइटिंग स्किल सब पढ़ाया जाएगा, मैथ साइंस पूरा पढ़ाया जाएगा, सोशल स्टडी इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में और सेमी इंग्लिश मीडियम वालों को मराठी में पढ़ाया जाएगा। चलिए अब देखो, हमारे बैचेस फुल ईयर बैचेस होते हैं, सारे सब्जेक्ट होते हैं इंक्लूडिंग संस्कृत। डेली 2 लाइव क्लास मिलेगा आपको, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे और बहुत सारी चीजें मिलेंगे। पीसी, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट कहीं से भी आप यूज कर सकते हो। एक्सपीरियंस टीचर है सारे, वेबसाइट से भी खरीद सकते हो हमारा बैच, आप मोबाइल से भी खरीद सकते हो। मैं सजेस्ट करता हूँ एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी रहती है, मतलब जैसे अभी मान लो कि ये सेशन हमारा लाइव चल रहा है लेकिन बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है, राइट, तो उसको आप देख सकते हो। तो ये वाला सीन है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लास कहाँ होगा, जूम, गूगल मीट वगैरह पे नहीं, क्लासेस हमारे सारे हमारे एप्लीकेशन पे होते हैं प्रॉपरली। उसमें भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन, तो आपके पास ये हाथ का सिंबल है, तो आप टीचर से बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बैच में ज़्यादा बच्चे नहीं होते, बहुत कम बच्चे होते हैं। और एक और बात कि हर एक बच्चे के पास मेरा पर्सनल नंबर होता है जिसमें वो कभी मुझसे बात कर सकता है, और बाकी सारे टीचर्स के भी नंबर दिए जाते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप लैपटॉप पे करते हो तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और गोइंग फॉरवर्ड कैसे एनरोल करना है, सबसे बेस्ट तरीका है कि इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी करिए अपने मन की शांति के लिए, उसके बाद एनरोल करिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको हम पे पूरा ट्रस्ट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी डाल दिया है कि मोबाइल से कैसे एनरोल करते हैं, वेबसाइट से कैसे एनरोल करते हैं, और वेबसाइट और मोबाइल का लिंक भी रहेगा, अकॉर्डिंगली बैच देख लीजिएगा।
अब इससे भी फर्क, अब ये जो प्राइस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये प्राइस इससे भी फर्क पड़ेगा कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं। नॉर्मली हमारे 9th का बैच 5,000 या फिर प्लस होता है, ठीक है। और अभी देखो जैसे 10,000 है, 50% डिस्काउंट है, तो कुछ डिस्काउंट के बाद में बता रहा हूँ। 10th के बैच 6,000 7,000 रुपये रहते हैं। कॉम्बो बैच का प्राइस अभी 7,500 है, बाद में वो बढ़ भी सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है वीडियो कब देख रहे हो। बेस्ट रहेगा कि इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपको एग्जैक्ट बता दिया जाएगा जो भी उस टाइम का ऑफर है। मूविंग फर्दर लर्नर्स, मेंशन प्राइस ईयरली प्राइस है या मंथली प्राइस है, तो जो भी प्राइस आपको बोला जाता है वो पूरे बैच का बोला जाता है। तो बैच के स्टार्टिंग से आपके उस पर्टिकुलर क्लास के एंड तक पढ़ाया जाएगा। जैसे अभी आप अगर एनरोल करोगे तो 9th पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। अगर आप कॉम्बो बैच लेते हो तो 9th और 10th आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। दैट मीन्स कि 1.5 ईयर अगर अभी से अगर हम देखें तो, और अगर आप कभी बाद में वीडियो देख रहे हो तो ऑलमोस्ट 2 साल। तो आप जरूर इसको ज्वाइन करिएगा। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, नंबर मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। और इस ईमेल आईडी पे भी आप मैसेज करके बात कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। कॉम्बो बैच के बारे में जरूर देखिएगा, वहाँ पे बहुत बढ़िया ऑफर चालू है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी सजेस्ट कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। मान लो कि एक वायर, एक वायर के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं। तो ये वाला एक एटम है, ये वाला एक एटम है, ये वाला भी एक एटम है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं। एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्या होता है ना, नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में होता है, मतलब इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, कोई ठिकाना नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, इफ अ कंडक्टिंग वायर इज नॉट कनेक्टेड टू अ सेल, सेल मतलब क्या हो गया हमारा, बैटरी हो गया, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। तो इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं इन ऑल डायरेक्शन। द स्पेस बिटवीन द एटम्स, और जो ये स्पेस है इसमें भी घूम सकते हैं, और आप यहाँ यहाँ कहीं भी जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इस वायर को, जैसे ये मेरा वायर है, इसमें एटम है और एटम के अंदर येलो कलर का इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी। तो अगर मैं इसको नीचे एक बैटरी पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट कर देता हूं तो ये इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो हम बोलेंगे व्हेन वी कनेक्ट द एंड्स ऑफ द वायर टू द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, जब हम उसको दो टर्मिनल, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव, हमने वायर को कनेक्ट कर दिया, तो क्या होता है, बीइंग नेगेटिवली चार्ज दैट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव लोअर पोटेंशियल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो कहां से मूव होता है हमारा, जो ये है इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव से निकलता है और पॉजिटिव की तरफ जाता है, कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मूविंग फॉर द लर्नर्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां फ्लो करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, ठीक है, यहां से ऐसे जाएंगे, गॉट इट। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये होगा। लेकिन अगर मैं चार्ज की बात करूं, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, तो करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के उल्टा होता है, और ये होता है पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपका उधर से आ रहा है लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो ऐसे जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, और इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या फिर एक्चुअल फ्लो बोलते हैं, ओके। इसको हम एक्चुअल फ्लो भी बोलते हैं, एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट, और इसको हम कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट बोलते हैं। एक्चुअल फ्लो में हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात करते हैं जो कि निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बता रहा हूं। और कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट में हम करंट के फ्लो की बात करते हैं जो कि पॉजिटिव टू निगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होता है। इस दोनों को लिख लेना, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, इसको हम लोग एक्चुअल फ्लो भी बोलते हैं, ACTUAL, एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट बोलते हैं। अब ये एक्चुअल और ये कन्वेंशनल के पीछे की राज की बात क्या, मैं कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे, नाम में हम नहीं घुसेंगे इजी रखने के लिए। उन साइंटिस्ट ने पहली बार कोई तो काइट वगैरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि यार पॉजिटिव जो चार्ज है वो फ्लो करता है, और सबसे पहले प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे, बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। तो प्रोटॉन्स डिस्कवर हो गया और इलेक्ट्रिक करंट भी डिस्कवर हो गया। तो लोगों को क्या लगा कि प्रोटॉन ज्यादा फंडामेंटल है और प्रोटॉन्स मूव करते हैं, इसीलिए कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, जो पुराना पहले से चला आ रहा है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया कन्वेंशनल फ्लो, ठीक है, ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट। तो प्रोटॉन्स पहले था, तो लोगों ने कहा कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट एक्चुअली मूव करेगा, ऐसा लोगों ने बोल दिया। लेकिन बाद में जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुआ, और लोगों को पता चला ओ माय गॉड, प्रोटॉन्स नहीं यार, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, प्रोटॉन्स तो मूव ही नहीं करता है। फिर लोगों ने बोला तो एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे।
लेकिन तब तक बहुत सारे किताब बन गए थे, बहुत सारे बुक्स छप गए थे और बहुत सारी चीजें हो गई थी। तो अब कैसे पता चले यार, इतना सब कुछ तो बदला नहीं जा सकता है। तो लोगों ने बोला एक काम करते हैं, इजी रखते हैं, एक को एक्चुअल फ्लो बोल देते हैं और दूसरे को कन्वेंशनल फ्लो बोल देंगे। ऐसे करके ये चीज हुई थी। ऐसी बहुत सारी इंसाइट होती है और बहुत सारे एक्चुअल कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम हमारे फाउंडेशन बैच में सिखाते हैं। इंक्वायरी करिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कॉम्बो में तो ऑब्वियसली फाउंडेशन फ्री मिलता है 9th वालों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ द करंट। अभी बताया था तो आप नीचे कमेंट में बताओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पे सर कुलम है, हमने चार्ज के बारे में बात किया था। तो एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का? चार्ज को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो चार्ज हमारा पॉजिटिव हो सकता है, एक तो हमारा चार्ज निगेटिव हो सकता है। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो कुलम्ब होता है। अगर आप पूरा स्पेलिंग लिखोगे तो सी के स्मॉल होना चाहिए वैसे, और ऐसे कैपिटल सी होगा। तो कुलम्ब या फिर सी। स्पेलिंग लर्न करना, बच्चे स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। और चार्ज अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन की, अब यहाँ पे एक और राज की बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कुलम्ब। लेकिन वहीं पे अगर मैं एक प्रोटॉन्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सिमिलर चार्ज होता है। तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम्ब, बट यहाँ पे बस पॉजिटिव होगा। तो इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, बस ये वाला डिफरेंस है पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे तो हमारी सारी चीजें खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, और वीडियो भी काफी लंबा हो चुका है, बट हमें पूरा चैप्टर वन शॉट में करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, हम बैटरी का टर्मिनल मान सकते हैं इसको, तो हमने ए बोल दिया। और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, हम एक बैटरी का टर्मिनल मान सकते हैं इसको हमने बी बोल दिया। पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल पे होता है। तो हम बोलते हैं कि जब हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। शब्दों में अगर इसको हम डिस्क्राइब करने जाएंगे तो हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करा रहे हैं, राइट। तो हम बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये थोड़ा सुनने में पेचीदा लग रहा है, बट इसको हम इजी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपने वर्क डन, वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा है, और मैं इतना डिटेल में उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो सच में सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आ सकते हो तो हमारे बैच में आइए, वहाँ पे और तगड़ी तरीके से आराम से लाइव में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अभी जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो उसको यहाँ से लेकर के हमें यहाँ तक मूव करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करना है। तो ये मान लेते हैं मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मुझे उसको ए से बी तक लेके जाना है, ओके। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। तो जो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा वो क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि मैं एक बैटरी लगाऊंगा, राइट। मैं एक बैटरी लगाऊंगा, तो एक बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। बस सुनने की बात है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो कौन करने वाला है, फोर्स अप्लाई करने वाला बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस वी। ये यहां से यहां तक मूव होगा। ये मूव कौन हो रहा है, मूव हो रहा है हमारा चार्ज, चार्ज को हम लोग क्यू लिखते हैं, ओके। तो यहां से यहां तक मूव होगा। तो इसके लिए जो मैंने वर्क डन किया, वर्क डन जो मैंने किया वो वर्क डन मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में आया, वो मेरा उस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। तो फोर्स को हम कौन लगा रहा है, बैटरी लगा रहा है वी, तो हमने वी लिख दिया। मूव कौन हो रहा है, ये चार्ज मूव हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्यू लिख दिया। तो ये हमारा हो गया वी इंटू कैपिटल स्मॉल क्यू, तो वी क्यू, वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू। तो ये हमारा एक फॉर्मूला। अब यहाँ से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमारा वी था तो वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे जाके फॉर्मूला आप देखोगे और मैं बोलूंगा कि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन किया हमने, क्या, क्यों, टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से, यहाँ पे पॉइंट ए है, से पॉइंट बी तक, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, कितना वर्क डन किया एक चार्ज को मूव करने के लिए। समझ में आया, ये फॉर्मूला होगा जिसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज V, जिसको हम वोल्ट बोलते हैं, ओके। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया, कितना वर्क डन किया हमने चार्ज को मूव करने के लिए। मैंने अपने लोअर स्टैंडर्ड में, मेरी टीचर ने इतना कॉन्सेप्चुअली नहीं सिखाया था, तो और समझ भी नहीं आता था, शायद वो सिखाते भी रहे होंगे। तो मैंने इसको याद किया था, V V V, ऐसा मैंने क्यों किया मुझे याद हो गया था, ठीक है। फिर से एक बार, V P V
ऐसा मैंने क्यों किया? ओके चलो आप भी लर्न कर लेना। 1 वोल्ट मतलब क्या होगा कि हम 1 जूल जितना काम कर रहे हैं 1 कूलम जितने चार्ज को मूव करने के लिए। शब्दों में देख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। ये वैल्यूज आप लर्न कर लेना। 1 मिली वोल्ट मतलब होता है 10⁻³ वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो मतलब यू के जैसा होता है, यू लिखते हैं उसके आगे ऐसा एक डंडा मार देता है, तो उसको माइक्रो बोलता है, ठीक है। तो 1 माइक्रो वोल्ट मतलब होता है 10⁻⁻6 वोल्ट, ये याद रखिएगा। अच्छा 1 किलो वोल्ट, किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो 10⁻³ है ना, तो 10⁻³ मतलब कितना होगा 1000, ठीक है। तो 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट, मतलब 1000 वोल्ट कुल मिला के। और 1 मेगा वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻6 वोल्ट, मतलब 10⁻6 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। ओके अच्छा सर इसका मतलब क्या होता है 10⁻³ मतलब भी बता दो। तो 10⁻³ मतलब होता है 1/10⁻³ है ना, तो इसको समझो ऐसे, आपको डिटेल में करना ही सिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास कुछ भी दिया है, जैसे मेरे पास लिखा है 10⁻³ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10⁻³, मतलब ये यहाँ पे 1 है ना, तो ये जब नीचे गया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब होता है 1/1000, तो 1/1000 समझ आया। अब इसको आप निकाल लेना 0.001। ओके तो ये होता है 10⁻6 कैसे निकालोगे? 10⁻6 इज इक्वल टू 1/10⁻6, इसका मतलब हो जाएगा 1/1 2 3 4 5 6। मैंने पता नहीं गिननी सही से नहीं किया होगा, तो आप समझ जाओ इसका जो आंसर आएगा वो। ओके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बच्चे लोग। अब एक क्वेश्चन का आंसर बताओ नीचे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मेगा वोल्ट इज इक्वल टू डैश वोल्ट, मिली वोल्ट है, ठीक है, वो देख लो मिली वोल्ट है। और अगर आप हमारे बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो नीचे स्क्रॉल होते हुए नंबर पे कॉल करिएगा। और 5th क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ध्यान से देख लेना, प्रोटॉन नहीं है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पे भी थोड़ा मतलब आपने पढ़ देख लेना वीडियो पीछे लेकर के फिर आंसर करना, लेकिन सीख लेना ये इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां तक अगर सारी चीजें क्लियर है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर करने वाले सर एंड्री एम्पियर थे, मतलब इसके बारे में सारी चीजें जो हम डेटा लिख रहे हैं वो देने वाले सर एंड्री एम्पियर, आपकी बुक में इनके बारे में लिखा है। एसआई यूनिट करंट का, करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। लॉजिकली जब हम एम्पियर लिखेंगे तो ए छोटा होना चाहिए, और जब सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल ए लिखेंगे। ओके तो एम्पियर होता है AMPERE, और यहाँ पे ए लिखते हैं। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, कितना करंट है उसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं। अगर आपके घर में स्टेबलाइजर वगैरह होगा तो उस पर आपने देखा होगा कि ऐसे V लिख करके एक कांटा होता है और एक ऐसा A लिख करके होता है। तो जो A वाला होता है वो करंट बताता है, जो V वाला होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए अब जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसको हम करंट बोलते हैं, ठीक है। और एक्चुअल फ्लो क्या होता है? निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशनल फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव से निगेटिव जो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल फ्लो। ये भी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया और हम यही लेके चलते हैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। चलो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अब मान लो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यहाँ तक गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो क्या है? चार्ज है, ओके, और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था वो है चार्ज अपॉन टाइम। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब 1 एम्पियर करंट मतलब कितना करंट? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है, तो 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम्ब जितना चार्ज 1 सेकंड में ट्रैवल हुआ। मतलब मान लो कि यहां से यहां तक 1 कूलम्ब जितना चार्ज ट्रैवल हुआ कितने देर में? 1 सेकंड में ट्रैवल। हम क्या बोलेंगे? ये 1 एम्पियर करंट है। क्या बोलेंगे फिर? 1 एम्पियर करंट। चलिए तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि 1 एम्पियर करंट इज सेड टू फ्लो इन अ कंडक्टर इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट एवरी सेकेंड। अगर हर सेकेंड यहाँ से यहाँ तक अगर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है हर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज, तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर। तो 2 एम्पियर कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा 2 कूलम्ब इन 1 सेकेंड। समझा क्या? 2 सेकेंड नहीं होगा यहाँ पे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ करंट, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल स्मॉल चलेगा, एम्पियर है, और एम्पियर के बारे में बता दिया। अब टेक्स्ट बुक में एक डेटा दिया हुआ है वो देख लेते हैं। 1 मिली एम्पियर, मिली मतलब आपको पता है 10⁻³ होता है। 1 माइक्रो एम्पियर आपको पता है 10⁻6 होता है, बाकी ए है, और बस इतना ही। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे कॉमेंट में आंसर देना है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर, कूलम, ओम, नन ऑफ दिस। करंट की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखिएगा। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अब तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा है,
उन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि आपको याद रहे। हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा जिसको हम कैपिटल या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा जिसको हम कैपिटल या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा जिसको हम कैपिटल वी या स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। इनका जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर, इसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं, कूलम को हम कैपिटल सी से लिखते हैं, और वोल्ट को हम कैपिटल वी से लिखते हैं। अगर पूरा एम्पियर लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, स्टार्टिंग का लेटर स्मॉल भी चले, लॉजिकली स्मॉल ही होना चाहिए। चलिए क्लियर हो गया। यहां पे हम इसको ये आई क्यू और वी को छोटा या बड़ा रख सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, ये एसआई यूनिट्स है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये वाला टॉपिक हमारा मतलब देखो मोटा मोटा ना हमारा जो बेसिक वाली चीज है ना वो अच्छे से कंप्लीट हो गई है। तो आपको अगर वन शॉट वीडियो है तो आप जानते हो ना कि ये वीडियो में डिटेल में पढ़ा है। नीचे कमेंट में एक बार लिख देना कि कोई दूसरा बच्चा है उसको पता चले कि यार भले वन शॉट वीडियो लेकिन बहुत आराम से बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। और 2 हमारे पेड बैचेस है, लेकिन कभी बच्चे मैंने ऐसा नहीं किया कि थोड़ा पढ़ा के बोला कि बैच में आ जाओ। आप देख लो जाके, मैं तो 2-3 साल पहले ही पूरा सिलेबस अपलोड कर चुका हूँ, वापस मेहनत कर रहा हूँ आप लोग। अगर आप लोग जब बैच में एडमिशन लेते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर नंबर पर कॉल करके, तो हम ऐसे और फ्री कॉन्टेंट अवेलेबल करा पाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आइएगा, हम बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं जो आप इस वीडियो को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का। तो इट्स टाइम टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। ओके तो न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो हम टाइप ए, बी और सी 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, और ऑलमोस्ट सब कुछ कर लेंगे। तो पहले वाले में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला कैसे आया इस पर भी डिस्कशन करेंगे, चिंता का विषय नहीं है, ध्यान से देखो। जैसे हमने करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम ये फॉर्मूला पढ़ा, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। ये वाला फॉर्मूला ऐसे है। फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था बी बी, ऐसा मैंने क्यू किया पोटेंशियल डिफरेंस का, तो यहाँ से डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू। कुल मिला के वही फॉर्मूलाज को अरेंज करके लिखा है जो मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज अभी तक सिखाया। अब पहला सवाल देखो क्या है, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। जो चीजें मैं अंडरलाइन करूंगा उनको ध्यान से देखना। यहाँ पे करंट की वैल्यू दी हुई है, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स, तो टाइम की वैल्यू दी हुई है। हाउ मच चार्ज विल हैव पास थ्रू द कंडक्टर। अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो करंट हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये करंट हमारा एसआई सिस्टम में दिया हुआ है। ये जो टाइम है मिनट में है, तो इसको हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गॉट इट। गिवन क्या क्या है हमारे पास, करंट 0.4 एम्पियर, हमारे पास टाइम है 5 मिनट जिसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट के अंदर कितना होता है सेकंड, 60 सेकंड्स होता है, राइट। तो 5 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 5 मिनट में हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 60, हमारा आंसर आ जाएगा 300 सेकंड्स। ठीक है। अच्छा हमें क्या निकालना है, हमें चार्ज निकालना है कि कितना चार्ज है। फॉर्मूला क्या यूज होगा हमारा चार्ज के लिए, हमारा फॉर्मूला क्या था, क्यू इज इक्वल टू आई टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला आया आई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम। अगर मैं यहाँ से चार्ज की वैल्यू, चार्ज इधर ही रहने दूंगा, तो ये आई इधर है और ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आई टी, ये फॉर्मूला है। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मूला में सॉल्यूशन की। तो Q इज इक्वल टू आई टी, आई का वैल्यू कितना है 0.4, टाइम का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है 300, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 120 कूलम। ठीक है, तो दिस इज द इजी क्वेश्चन है ना। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ द चार्ज इज 420 कूलम, अब की बार हमें चार्ज दिया है, मतलब क्यू की वैल्यू दी है, फ्लोज थ्रू कंडक्टिंग वायर फॉर 5 मिनट्स, अगेन ये मिनट में दिया है, हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 मिनट टाइम दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट गिवन, हमारे पास ये है चार्ज 420 कूलम और टाइम 300 सेकंड हमने कन्वर्ट करके कर लिया। करंट हमें फाइंड करना है, कितना है, फॉर्मूला हमारा होगा क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू इज इक्वल टू आई टी में हम डालेंगे आई का वैल्यू कितना है हमारा, हमें नहीं पता, हमें करंट ही तो ढूंढना है, और टाइम का वैल्यू हमारा 3 सेकंड है, क्यू का वैल्यू हमारा 420। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, आई इज इक्वल टू क्यू टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 420 अपॉन 300 सेकंड, तो ये क्यू का वैल्यू कितना था, 400 है ना, 420 था, टाइम का वैल्यू कितना है 300 सेकंड से, तो देखो कुल मिला के वहीं पे हम अल्टीमेटली आ गए। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, आपके ऊपर है। चलिए अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1.4 एम्पियर, तो दिस इज माई आंसर। ये मेरा आंसर है। तो देखो ना ये जीरो कट हो जाएगा, 2 के टेबल में दोनों जाएगा और फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल, इट्स अ सॉल्व्ड एग्जांपल ऑल्दो। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब हमें वर्क डन ढूंढना है। अगर 3 कूलम, अब कूलम देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये चार्ज है। अभी आप सीख रहे हो, अगर आपको नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप सीखने के स्टेट में हो। इज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 9 वोल्ट। तो वोल्ट मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है जिसको हम वी ही बुलाते हैं। देखो हम क्या लिख रहे हैं, गिवन क्या है हमारे पास, चार्ज 3 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस वी इज 9 वोल्ट। हमें क्या निकालना, वर्क डन। मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, वी इज इक्वल टू वी
V, ऐसा मैंने क्यों किया, ये W है तो W का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये W को इधर रहने दो, ये V और ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। गॉट इट, इतनी मैथ सबको आनी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सॉल्यूशन में हम V इंटू क्यू वैल्यूज डाल देंगे, V का वैल्यू 9 है, Q का वैल्यू 3 है, 9 3 जा 27 जूल्स। वर्क डन का यूनिट जूल्स होता है, ये आपने वर्क एंड एनर्जी इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। वर्क एंड एनर्जी इस चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सारे टाइप ए के न्यूमेरिकल्स खत्म होता है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। आप हमारे बैच में एडमिशन लीजिएगा, बहुत आराम से लाइव पढ़ाया जाता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, नंबर स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा होगा आपको, नंबर भी डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज क्या होता है, करंट टाइम, करंट इनटू टाइम मतलब IT, करंट प्लस टाइम मतलब I प्लस। क्या होता है, अभी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आप बता सकते हो। यहाँ पे हमारा करंट वाला न्यूमेरिकल्स, पोटेंशियल डिफरेंस और बहुत सारी बेसिक चीजें कंप्लीट होती हैं जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा, बट मुझे नहीं पता कि आपको याद है कि नहीं है। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं, अगर मैं पार्ट पार्ट में वीडियो बनाता तो यहाँ से मैं दूसरा वीडियो बनाता, ठीक है, बट अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं वन शॉट में। तो अब हम ओम्स लॉ की बात करेंगे। अब ओम्स लॉ क्या है बच्चों, तो ओम्स लॉ में हम करते क्या है बेसिकली, ध्यान से समझना। एक बेसिक एग्जांपल से मैं ओम्स लॉ तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अब फर्ज करो कि अभी यहाँ पे लाइट जल रही है, ठीक है, यहाँ पे लाइट जल रही है। प्रैक्टिकली तो मैं उठ करके ये कर नहीं सकता हूँ, मगर तुम्हें इमेजिन करना है। तुम्हारे घर में कभी ऐसा हुआ होगा कि अचानक से वोल्टेज कम हो गया। जब वोल्टेज कम हुआ तो तुमने देखा होगा कि जो लाइट जल रहा है, जैसे यहाँ पे लाइट जल रहा है, वो थोड़ा डिम हो गया होगा, नहीं राइट। उसके बाद अगर वोल्टेज और थोड़ा कम हुआ तो लाइट थोड़ा और डिम हो गया, राइट। लेकिन अगर वोल्टेज अचानक से बढ़ा तो लाइट फिर से बढ़ गया, ब्राइट हो गया, सही बात है। ये ओम्स लॉ है। मतलब अगर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जाए, तो करंट, जो कि लाइट डिम हो रहा है या लाइट हो रहा है ड्यू टू करंट, करंट बढ़ेगा या घटेगा। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो बल्ब जोर से जलेगा, मतलब ब्राइट जलेगा, वोल्टेज घटाओगे तो बल्ब डिम जलेगा। ये है ओम्स लॉ इन सिंपल लैंग्वेज। इसको अब हम एनिमेशंस और नोट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओम्स लॉ है, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बी V, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लिया है। अब इतना करंट जा रहा है तो हमारा बल्ब ऐसे जल रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, करंट फ्लो जो हो रहा है वो I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये बल्ब ऐसे जल रहा है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, दो बैटरीज लगा दी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बढ़ा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। अब इसमें I करंट ही फ्लो हो रहा है, लेकिन ये बल्ब और ज्यादा ब्राइट जल रहा है, ठीक। अब ये बल्ब और ज्यादा ब्राइट जलेगा, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है, एक और बैटरी हमने बढ़ा दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने और ज्यादा बढ़ा दिया, इवन मोर। अब इसमें से और ज्यादा करंट फ्लो करेगा और बल्ब और ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। तो यहाँ पे हमें कुल मिला के क्या समझ में आया, ओम्स लॉ समझ में आया। ओम्स लॉ क्या है कि अगर, अब कंडीशन देखना ऐसा तभी होगा जब फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स इसे इग्नोर कर देते हैं। ये चीज तभी संभव है जब फिजिकल स्टेट जो हमारे कंडक्टर का है वो कांस्टेंट रहेगा। तो करंट जो फ्लो कर रहा है, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द टू टर्मिनल्स। मतलब ये जो दो टर्मिनल्स है इनके बीच में कितना बैटरी है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसको हम, अब फिजिकल स्टेट मतलब क्या है, ये फिजिकल स्टेट भैया कौन से फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इनको कांस्टेंट रखेंगे, जैसे लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ मतलब वायर कितना लंबा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वायर कितना मोटा है, तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। और टेम्परेचर आसपास का, इसके अलावा किस मटेरियल से वायर बना हुआ है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि वायर किस मटेरियल से बना हुआ है। अगर वायर किसी ऐसे मटेरियल से बना हुआ है, मतलब कुछ मटेरियल्स हम आगे पढ़ने वाले, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है और कुछ मटेरियल्स अच्छे से नहीं करती, ओके। तो ये चार हमारे वो हो गए, कंडीशन हो गए फिजिकल स्टेट वाले, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तरीके से, ओके। तो कुल मिला के लॉ क्या है फिर, लॉ क्या है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कुछ ऐसे समझना कि आप एक पेन खरीदने जाते हो, उसका प्राइस 10 रुपीज़ है, ओके। तो अगर आप 10 पेन खरीदने जाओगे तो क्या हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस्ट से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। अब मैथ्स में एक रूल होता है कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का जो ये साइन है इसको अल्फा बुलाया जाता है, कि अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमें एक इक्वल टू साइन डालेंगे, अगर इसको हटा के तो एक कोई तो कांस्टेंट आएगा, कोई भी कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया उसको हम आर बुलाते हैं। ओम्स ने ये किया था तो ओम्स ने उसको आर बुलाया, और इस आर को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, टेंशन मतलब। तो ये हमारा ओम्स लॉ हो गया, वी आर आई। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है बट बात सही है, गलत नहीं है, ये चीज ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर ओम्स लॉ आपको याद रखना है तो आप याद रखना वी आर इंडियंस। ओके, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। अच्छा लगा तो कमेंट में बता देना, और बस मजे करो, शेयर करो वीडियो को, लाइक दबा दो यार, 1,00,000 लाइक का टारगेट रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन आई भी हम कह सकते हैं अगर हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए तो। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास कॉपर का एक वायर है तो रेजिस्टेंस अलग होगा, मेरे पास एक एल्यूमिनियम का वायर है तो रेजिस्टेंस अलग होगा, अगर एक आयरन का वायर है तो रेजिस्टेंस अलग होगा, एक कोबाल्ट का वायर है तो रेजिस्टेंस अलग होगा। तो अलग अलग चीजों के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन डिपेंड करता है वोल्टेज पे और कितना करंट फ्लो कर रहा है, इससे हम मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। वी आर इंडियन, वी आर आई। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आर क्या है, रेजिस्टेंस। आई क्या है, करंट। ओके, ये याद रखना। ओके, चलिए अब सवाल है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको आंसर बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम। कमेंट में आंसर बताना। 8वां क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन बाकी, 28-29 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। 9th क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस इज डैश वेरिएबल, इंक्रीजेस ओवर टाइम, डिक्रीजेस ओवर टाइम, कांस्टेंट। तो मैंने आपको बोला था अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, बट किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स होता है, बार बार चेंज नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा आप सोच लो, फिक्स है तो। ओके, तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में कि रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, हम ये समझ गए कि रेजिस्टेंस, अगर आपने पिछला आंसर दिया होगा कमेंट में तो ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल का फिक्स होगा। बट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है ना, ठीक है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। अगर हम किसी भी कंडक्टर की बात करें तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अगर आप तुम देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया और दूसरे को कुछ तो दिक्कत हुई जाने में। ठीक है, तो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स विद द एटम। क्यों, क्योंकि वो इस वाले एटम के साथ टकरा करके रुक गया। इसके पास ज्यादा शक्ति थी तो ये निकल गया, बट ये वाला टकरा करके रुक गया। ठीक है, एंड आयंस विच लाई अलोंग देयर पाथ। तो एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो कभी एक इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, कभी किसी एटम से टकरा जाता है, कभी इस दीवार से टकरा जाएगा, इस बाउंड्री से टकरा जाएगा। ठीक है, इन सब कारण से क्या होता है, ऐसे जो कोलिजन हो रहा है, टकराव हो रहा है, इस टकराव के कारण एक ओपोजिशन प्रोड्यूस होगा। ओपोजिशन मतलब इसको फ्लो करने में दिक्कत आ रही है, निकल नहीं पा रहा है अपने सर्किट से। ठीक है, तो सर्किट से मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो में दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉन्स के, और इसके कारण करंट में दिक्कत होगी। तो जो ओपोजिशन हो रहा है, जो ये दिक्कत हो रही है, इसको हम रेजिस्टेंस बुलाते हैं किसी कंडक्टर का। आप रेजिस्टेंस को सिंपल शब्दों में अगर डेफिनेशन आपने पढ़ लिया तो ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आप ऐसा समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस एक ब्रेकर की तरह है, ओके, या फिर एक खराब रोड की तरह है। आप एक राइडर हो, बाइक लेके चलो, और रेजिस्टेंस जो वो ब्रेकर की तरह आपको रोक दे रहा है बार बार। ओपोजिशन है, दिक्कत है, ठीक है, प्रॉब्लम है। तो करंट के फ्लो में होने वाली दिक्कत को हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। मोर द रेजिस्टेंस लेस इज द करंट। ज्यादा ब्रेकर कम स्पीड, तो ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट। ठीक है, कम ब्रेकर ज्यादा स्पीड, कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट। गॉट इट। तुम्हें पता है हमसे पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं बोर्ड एग्जाम में 100% तक स्कोर करते हैं। नॉट एवरी, बट जो लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं ना वो 100% तक स्कोर करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं, मतलब स्पेशली मैं, जब मेरे मैथ्स के टीचर और बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, हमारे बैचेस में, लाइव बैचेस में, तो हम ऐसे हर एक चीज पे कुछ ना कुछ जुगाड़ बताते हैं जिससे बच्चे को याद रहता है और एग्जाम में नंबर नहीं करता। तो 10th स्टैंडर्ड में डेफिनेटली हमारे बैच को ज्वाइन करना, हम कॉम्बो एडमिशन भी लेते हैं। तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर कॉल करिए सबसे बेस्ट इस नंबर पे
चलिए, तो ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को देने वाले सर जॉर्ज ओम थे, जिन्होंने ओम लॉ भी दिया था, इनके रेस्पेक्ट में दिया गया था। रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका यूनिट ओम है, इनके रेस्पेक्ट में दिया गया था, और इसका सिंबल ये वाला है। इस सिंबल को हम ओमेगा बुलाते हैं। ओके, इस सिंबल को हम ओमेगा बुलाते हैं, ओम का ये सिंबल है। और दैट्स इट। क्वेश्चन 10वां, मोर द रेजिस्टेंस दैट्स द करंट। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, लेस होगा, कांस्टेंट होगा, कमेंट में बताइएगा। अब हमने यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन जब मैं तुम्हें पढ़ता रहा था रेजिस्टेंस के बारे में, तो मैंने तुम्हें एक बात बताई कि आयरन का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, कोबाल्ट का अलग होगा, इसका अलग होगा, उसका अलग होगा। तो एक बहुत अहम सवाल है जो आपके दिमाग में आया होगा, और वो है कि ऐसे अलग अलग होगा तो कैसे पता चलेगा। और हमने बोला था कि कुछ चीजों को, फिजिकल चीजों को कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा, जैसे मैंने बात किया था लेंथ ऑफ द वायर, टेम्परेचर वगैरह, तो उससे रिलेटेड चीजों को बात करने वाले। ओके, बट इसके बाद बात करेंगे, इससे पहले एक छोटा सा बेसिक सा टॉपिक है, वो देख लेते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, हमने कंडक्टर एंड इंसुलेटर एक तरीके से सीखा था, एंड दैट वाज फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन, जहां पे मैंने आपको सेमी कंडक्टर भी बताया था इसी वीडियो में, पीछे लेके एक बार चाहिए तो रिवाइज कर लो उसको, फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। तो हमने बात कर लिया था कंडक्टर वो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इंसुलेटर वो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम या फिर बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के टर्म में, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा भी तो ये रेजिस्टेंस उसको फ्लो करने में दिक्कत देगा। तो हम बोल रहे हैं कि दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि भैया अगर किसी चीज में बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये सवाल उन लोगों के मन में आता है जो लोग जेईई नीट क्रैक कर लेते हैं भविष्य में, और हम हमारे फाउंडेशन बैच में उसके बारे में पढ़ाते हैं। तो अब आपके मन में, अगर वैसे एडमिशन लेने के लिए तो आपको पता ही है, बट अगर आपके मन में सवाल है कि भैया अगर किसी चीज में बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सुपर कंडक्टर। कंडक्टर नहीं, उसको सुपर कंडक्टर बोलेंगे। और इसको पॉसिबल करने के लिए टेम्परेचर को बहुत नीचे लेके जाना पड़ेगा, तब ये होगा, वरना नहीं हो पाएगा। और अगर हम सुपर कंडक्टर बना लेंगे तो हम बहुत सारा पावर बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत बचा सकते हैं। एनीवे, तो अगर किसी भी चीज का बहुत कम रेजिस्टेंस हो तो उसको हम कंडक्टर बुलाते हैं। अगेन डिफरेंस बिटवीन में, अगर किसी सब्सटेंस का एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस हो तो उसको हम क्या बुलाएंगे, इंसुलेटर। गॉट इट। चलिए, करंट कैन फ्लो इजिली थ्रू सच मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स, कंडक्टर्स के थ्रू करंट बहुत इजीली पास हो पाता है, इसमें से नहीं हो पाता है। करंट कैनॉट फ्लो इजिली थ्रू सच मटेरियल्स। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, अच्छा इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले वाला पॉइंट मैंने आपको बोला था, और इसके अंदर बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम एग्जांपल्स, दे आर मोस्टली मेटल्स होते हैं ये। ओके, जैसे कि कॉपर वायर हो सकता है, एल्यूमिनियम वायर हो सकता है। ठीक है, ये वाले मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे वुड, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। गॉट इट। चलिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। इनमें से कौन सा एक कंडक्टर नहीं है, दैट मींस कि इंसुलेटर है। कमेंट में जवाब बताना। अब यहाँ पे हमारा ये कंडक्टर इंसुलेटर हो गया, और मैंने एक छोटी सी टॉपिक के बारे में बात किया था आपको कि किस चीज से रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा। हमने बोला था ना कि वायर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन अगर हम इसके साथ छेड़खानी कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, यहीं पे हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा आपको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है। तो बहुत अच्छे एग्जांपल से तुम्हें समझाने वाला हूँ। देखो, जैसे क्या होता है ना, कि एक होता है नॉर्मल डॉक्टर, राइट। नॉर्मल डॉक्टर क्या करता है, मतलब नॉर्मल देखिए आपका चेकअप वगैरह करेगा, डायग्नोस करेगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे दिल में कोई दिक्कत, यार दिल में तो दिक्कत है ओके, अगर तुम्हारे दिल में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे क्या चाहिए, वहां पे आपको एक स्पेसिफिक डॉक्टर चाहिए। कौन सा डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए आपको, राइट। तो वो जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो एक स्पेशल काइंड का डॉक्टर, तो उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वैसे कोई स्पेशल कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस है तो उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वो स्पेशल कंडीशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये हमें देखना है। सबसे पहला लेंथ है, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा मटेरियल। टेम्परेचर भी होता है बट हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। अज्यूम दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हम मान के चलेंगे। लेंथ मतलब कि वायर कितना लंबा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कितना मोटा है वायर, ठीक है। मटेरियल मतलब किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमारा वायर इतना लंबा है तो इसके अंदर ऑब्वियसली कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, साइज कम है तो कम इलेक्ट्रिसिटी होगा। लेस लेंथ लेस एटम्स लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ अगर हम लंबा कर दे तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एटम, ज्यादा दिक्कत, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
क्लियर? लंबा वायर ज्यादा, लंबा रोड ज्यादा ब्रेकर, छोटा रोड कम ब्रेकर, ऐसा वाली बात, ठीक है? तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मोर लेंथ मोर एटम्स। अच्छा अगला वाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/a। इसका मतलब होता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब तुम बोलोगे भैया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैसे भैया? देखो समझो, मान लो कि ये हमारी एक लोकल ट्रेन है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, देखते हैं। मान लो कि ये हमारी एक लोकल ट्रेन है, इसमें बहुत सारे लोग हैं और दरवाजा छोटा है, पूरी तरीके से खुला हुआ नहीं है, कम लोग निकल पाएंगे, कम लोग घुस पाएंगे। लेकिन अगर दरवाजा बड़ा कर दिया जाए, इफ द डोर इज वाइडर मोर पीपल कैन एंटर, रेजिस्टेंस इज लेस, ज्यादा लोग घुस सकते हैं। ज्यादा अगर बड़ा दरवाजा है तो ज्यादा लोग घुस सकते हैं, ज्यादा लोग निकल सकते हैं, मतलब कम रेजिस्टेंस होगा, कम दिक्कत होगा। लेकिन व्हाट इफ द डोर इज थिकर, ठीक है, अगर यही डोर थोड़ा बंद हो जाए, छोटा हो जाए, तो कम लोग घुसेंगे, कम लोग निकलेंगे। तो कितना बड़ा साइज है इससे भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा। तो हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस एज, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ठीक है, मैं नोट्स में भी एडिट कर देता हूँ, मैं बाद में कर दूंगा, चलो ठीक है। तो रेजिस्टेंस एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ये वाला अगर बढ़ा दोगे तो ये वाला घट जाएगा, एरिया बढ़ा दोगे तो ये घट जाएगा, एरिया घटा दोगे तो ये वाला बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, ये यहाँ पे अब हम इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में L, डिनोमिनेटर में A। कैसे लिखा देखो, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, दोनों को साथ कैसे लिखेंगे? ये दोनों LHS में सेम है, RHS में L है, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/a है। LHS इक्वल तो RHS इक्वल होगा ना, तो L इंटू 1/a क्या हो जाएगा? L/a। तो ये इसलिए ऐसे लिखा है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू डालते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो मराठी का 9 जैसा होता है, या फिर ऐसे P जैसे लिखा जाता है। इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो, RO, ठीक है। तो ये जो रो है, दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। यही हमारा क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक हो रहे हैं कि इतना लेंथ और इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, ये टेम्परेचर चाहिए, इस मटेरियल का चाहिए, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर, ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी का? ओम मीटर। कैसे आता है मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्म R इज इक्वल टू रो LA आया हमारा, तो अगर मुझे रो का वैल्यू चाहिए तो रो का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो RA, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम, एरिया होता है मीटर का स्क्वायर, लेंथ होता है मीटर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर कैंसिल, मीटर कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा? ओम मीटर। गॉट इट? रिमाइंड करके देख लेना, आराम आराम से समझ में आ जाएगा। रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल का, तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए हमें अलग अलग रेजिस्टिविटी मिलेगा, ठीक है। कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू ये है 1.7 इंटू 10⁻⁸। 10⁻⁸ का मतलब क्या होता है? 1/, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, 10⁻8 मतलब होगा 1/10⁸। 1/8 क्या, 10⁸ क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका जो भी वैल्यू आएगा 0.00001 जो आएगा वो इसका आंसर है, ठीक है। तो ये होता है किसका रेजिस्टिविटी? कॉपर वायर का। इतना कम होता है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो कर पाती है, ज्यादा होता तो नहीं कर पाती। वही अगर हम निक्रोम के वायर की बात करें तो ये काफी ज्यादा है, 1.1 एंड 10⁻⁶, ये काफी ज्यादा है, इसलिए इसमें हीट ज्यादा जनरेट होता है। बट एनीवे दिस इज द ओम मीटर, इसका यूनिट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डैश डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसका आंसर आप नीचे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका भी आंसर आप नीचे कमेंट में बताओगे। यहां तक हमने रेजिस्टिविटी वाला भी टॉपिक मोर और लेस बहुत डिटेल में कवर कर लिया है, बहुत डिटेल में हमने कवर कर लिया रेजिस्टिविटी वाला भी टॉपिक। अब एक थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे से थोड़ा गायब होता हूँ, ठीक है, और प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने एक डिफरेंस बिटवीन। वैसे बैच में एडमिशन लेने के लिए नंबर स्क्रॉल करा दिया है मैंने, तो उस पर आप ले सकते हो। एंड डिफरेंस क्या है? रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट्स कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, ठीक है, कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है किसी गिवन सिचुएशन में। एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का है ओम, एसआई यूनिट इसका है ओम मीटर, ओके। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह वगैरह। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल, ये केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है।
अब क्वेश्चन नंबर 14, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डैश। मुझे भी प्रकट हो जाना चाहिए। ओके, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डैश, आपको नीचे कमेंट में जवाब देना है। और यहाँ पे हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन भी हो जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ सिंबल्स के बारे में, ठीक है। कुछ बहुत प्यारे प्यारे से सिंबल्स होते हैं, जैसे ये सिंबल हॉस्पिटल का होता है। आपको ये देख के क्या समझ में आता है? आपको समझ में आता है कि ये क्या है, एक हॉस्पिटल है। ओके, वो इसी तरीके से अगर आप ये देखोगे तो आपको समझ आना चाहिए कि ये एक बैटरी का सिंबल है। ओके, जब हम सर्किट बना रहे थे तो हमने एक बड़ा लाइन बनाया था, एक छोटा लाइन बनाया था और ये वायर कनेक्ट किया, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, एक्जैक्टली ऐसे होगा जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है। बड़ा वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। मतलब देखो, पॉजिटिव, यहाँ फोटो डाला है वैसे मैंने, अब यहाँ पे मैंने बड़ा बैटरी दिखाया, बट हम इसको ऐसे देख लेते हैं। एक बैटरी, दूसरा छोटा बैटरी, तीसरा छोटा बैटरी। अब यहाँ पे लॉजिकली बताओ क्या किया हमने? एक का प्लस यहाँ पे, दूसरे का माइनस है, उसके सामने दूसरे का प्लस है, फिर एक माइनस है, फिर एक प्लस है और फिर एक माइनस है। यही है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस फिर माइनस। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, कि हमने बहुत सारे बैटरी एक साथ कनेक्ट किया है। ओके, अब है की और स्विचेस, मतलब बटन्स। तो एक की ऐसा होता है, ये प्लग की है, ठीक है, ये क्लोज्ड है, ये बंद है, बोलिए मतलब बंद है। अगर यही है ऐसे तो ये ओपन प्लग की है, याद रखने वाली चीज। ओके, अब इसका टैप की, जो टैप होकर के चलेगा, तो ये टैप की अभी क्या है, यहाँ पे ऑन है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगा। ओके, और ये वाला टैप की ऑफ है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा लेकिन आगे ब्रेक हो जाएगा, नहीं जा पाएगा, तो ये ऑफ। टैप की मतलब जो टैप होके चलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, रजिस्टर प्रोड्यूस करता है इसको, तो रजिस्टर ऐसा होता है एक्चुअली। बट ये क्या बोल रहा है कि करंट जा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, करंट जा रहा है उसको दिक्कत हो रही है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। ऐसा अगर बीच में हमने लाइन मार दिया तो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब रेजिस्टेंस घट रहा है बढ़ रहा है, हमें नहीं पता कितना हो रहा है। वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टैट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग अगर नीट जेई देना चाहते हो, हमारा बैच तो है ही, वैसे नंबर पे कॉल कर सकते हो, बट अगेन एक्स्ट्रा जानकारी, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है रियोस्टैट, एक डिवाइस का नाम है, ठीक है। मेजर करने के लिए मैंने आपको बताया था, जिसपे ए का सिंबल है वो करंट मेजर करता है, तो उसको एम्पियर में करंट मेजर होता है, इसको एमीटर बोला जाता है। जो एमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द करंट, ये करंट को मेजर करता है। अगेन यहाँ पे जहाँ पे V होगा वो वोल्टेज मेजर करेगा, तो वोल्ट मीटर उस डिवाइस को कहते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वोल्ट में, पहले वाला क्या करता था, करंट इन एम्पियर, ये एम्पियर में मेजर करता है, AMPER। ये वोल्ट मीटर वोल्टेज वोल्ट में मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट है कंडक्टिंग वायर। ऐसा जो हम लाइन बनाते हैं, जैसे हमने एक सर्किट बनाया था, याद है, ऐसे एक सर्किट बनाया था, उसमें हमने एक बल्ब लगाया था, यहाँ पे नीचे बैटरी लगाया था, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया था। तो हमने कहा कि भाई साहब ये क्या दिखा रहा है हमें, ये हमें दिखा रहा है, ये जो ये लाइन से ये हमें क्या दिखा रहा है, कंडक्टिंग वायर्स दिखा रहा है, ठीक है, वायर्स। ये हमें बता रहा है कि एक वायर क्रॉस कर रहा है, एक वायर ऐसे जा रहा है, दूसरा वायर उस पर क्रॉस कर रहा है। ये कुछ सिंबल्स हो गए। ये एक बल्ब होता है, बल्ब को हम ऐसे दिखाते हैं या फिर ऐसे दिखाते हैं, तो ये हमारा बल्ब का सिंबल हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब का। और अब है क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट में बताओगे। एंड अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 16th क्वेश्चन, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर डैश, वोल्टेज, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, करंट, किस चीज को मेजर करते हैं हम एमीटर से? इसका भी जवाब आप नीचे कमेंट में बताओ। आई रियली होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। और अब हम आगे की चीजें पढ़ने के लिए चलो। तो लर्नर्स, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो और, मैंने सोचा बीच में एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। एंड द क्वेश्चन आर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टेज इज 2 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप सोचो, आप कमेंट में ऐसा आंसर डालना, बट मैं बता दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी है कितनी, 2 वोल्ट। करंट की वैल्यू हमें दी है 1 एम्पियर। हमें क्या पूछा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, अच्छा इफ द वोल्टेज दिया हमें, ये वोल्टेज दिया, V दिया है, रेजिस्टेंस हमसे पूछा है। फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू RI। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V की वैल्यू कितनी है, 2, I की वैल्यू ये है, तो ये आंसर 2 आएगा। तो 2 ओम इज द रेजिस्टेंस। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 18, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ विल बी। अगर यहाँ पे मान लो मैं करंट ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूँ, या फिर ग्राफ आप देख लेना आपकी बुक में, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ये आपको नीचे आंसर में बताना। वैसे इसका आंसर स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसका डिपेंड भी करता है ना, करंट और उसको आप कैसे चेंज, वोल्टेज कितना बदल रहा है जिससे करंट चेंजेस होगा। करंट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज ना,
तो इस बात पे भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बट एनीवे आप जो ग्राफ बनाओगे उसमें जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्टेज आएगा, वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आपका करंट आएगा इन एम्पियर। ठीक, क्योंकि आप वोल्टेज को जैसे कम ज़्यादा करोगे वैसे वैसे करंट फ्लक्चुएट करेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आपको यहाँ पे ग्राफ बना के देखना है अलग अलग वैल्यूज के लिए कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मैंने थोड़े से 2 MCQ क्वेश्चन दे दिए। अब हमारा टाइप बी का न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारे न्यूमेरिकल्स है टाइप बी के। इसके बाद हमारे पास टाइप सी के न्यूमेरिकल्स भी है। ठीक है, टाइप बी के न्यूमेरिकल्स में हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर इंडियन जो मैंने आपको सिखाया था, और हम ये रेजिस्टिविटी वाला जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो एल ए ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन पहला वाला देखो, सॉल्व एग्जांपल वाला क्वेश्चन है ये। न्यूमेरिकल बनाने के टाइम मैं थोड़ा स्क्रीन पे से हट जाता हूँ कि मेरे भी आँख को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, है ना, कैमरे में भी देखना पड़ता है। सॉल्व एग्जांपल है द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट इन अ लाइट बल्ब इज 1000 ओम। मतलब ये जो 1000 ओम दिया है हमें, क्या दिया है, एक बल्ब है हमारे पास, के अंदर ऐसा फिलामेंट होता है ना बल्ब के अंदर, उसका रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, कह रहा है कि इफ द बल्ब इज फेड बाय अ करंट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट। इसको कहीं से बैटरी है जो 230 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें करंट कितना है ये बताना। गिवन क्या है, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने मार्क किया वैल्यू, करंट हमें ढूंढना है, वी आर इंडियन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉल्यूशन, आर हमें देखो ये फॉर्मूला हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वी आर इंडियन, यहाँ से हमें आई ढूंढना है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। हो गए, तो गुल गुल घुमा के कैसे भी करो, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर ही आएगा। आई वी का वैल्यू 230, आर का वैल्यू 1000, आंसर आ जाएगा 0.23 एम्पीयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सिंपल है, और मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ रहा है। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं बस स्क्रीन पे से थोड़ा हट गया हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिटेल में हम बहुत अच्छे से इसको, हमारे यहाँ पे भी अच्छा ही सिखा रहा हूँ, वैसे मैं हमारे बैच में सिखाते हैं, यू कैन टेक द एडमिशन। नेक्स्ट है, अगर करंट का वैल्यू इतना है, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल है, तो कंडक्टर से पास हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू अगर 24 है, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस पूछना है। ठीक है, V1 क्या दिया है, 0.24 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 24 एम्पियर, रेजिस्टेंस हमें ढूंढना है, वी आर इंडियन वाला फॉर्मूला, ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला क्या था, वी आर इंडियन, यहाँ से आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई आ जाएगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई आ गया। अब यहाँ पे v का वैल्यू 24, आई का वैल्यू 0.24, यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 से, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 से। इतना मैथ्स आपको आना चाहिए वैसे, तो ये हो जाएगा 2400, हो जाएगा आपका 24, ये कितना आ जाएगा 100। ठीक है, आंसर आएगा आपका 100 ओम। यूनिट लिखना मत भूलना, आप इसको रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम भी ऐसे लिख सकते हो, या ओमेगा का ये सिंबल भी दे सकते हो, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट वाले सॉल्व एग्जांपल की। काफी बड़ा एग्जांपल है और डरने वाली बात नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, डिटरमाइन द करंट दैट विल फ्लो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 33 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 33 वोल्ट है तो आपको करंट डिटरमाइन करना है जो दो एंड्स ऑफ द एप्लियंस हैविंग रेजिस्टेंस 100 ओम। ठीक है, मैं कनेक्ट, पहले तो यहाँ आधा क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, मैं भी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, तो समझने की जरूरत है। डिटरमाइन द करंट दैट विल फ्लो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे मान लो कि ये हमारा बैटरी है, ये हमारा 33 वोल्ट का बैटरी है। इस 33 वोल्ट के बैटरी में, ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, गिवन है हमारे पास कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी है, हमें करंट निकालना है, तो आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। कह रहा है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 110 ओम है, ठीक, इसको मैं R1 बुला देता हूँ। फिर कह रहा है यहाँ पे लेट से करंट का कुछ तो वैल्यू आएगा, कह रहा है कि उतना ही करंट अगर तुम फ्लो कराओगे 500 ओम के साथ, तो मान लो कि ये तुम्हारा दूसरा रेजिस्टेंस है R2, ये 500 ओम है, सेम करंट अगर फ्लो कर रहा है, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी अप्लाइड अक्रॉस इट। तो यहाँ पे अगर आपके पास सेम करंट जो यहाँ पे आया, तो लेट से यहाँ पे आंसर 5 आया, तो यहाँ पे भी आप 5 लिखोगे, ये बात याद रखो। तो सवाल ये पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे V कितना होगा। दो केस है, पहले केस में हमसे पूछ रहा है I कितना होगा, कह रहा है कि सेम अगर I यहाँ पे लगा दोगे इतने के लिए तो V कितना होगा। ये क्वेश्चन आराम से करते हैं। V1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 33 वोल्ट, हमें दूसरा निकालना है। रेजिस्टेंस R1 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस R2 500 वोल्ट हमें दिया है। करंट हमें पूछा है
हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है और करंट भी बताना है। चलिए पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस I इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में हमें करंट ढूंढना था। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आर आई। अगर I की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। सही है, पहला पोटेंशियल डिफरेंस है, पहला रेजिस्टेंस है, तो 1 1 डाल। चलो अब देखो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 33 वोल्ट था, रेजिस्टेंस 110 था, आंसर आ जाएगा 0.313 एम्पियर। 0.3 एम्पियर है। सेम 0.3 एम्पियर को हम आगे यूज करने वाले हैं। तो अब हमें करंट पता है। सेकंड केस में हमारे पास क्या करना था, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो V इज इक्वल टू आर आई, ये फॉर्मूला यूज होगा, वी आर इंडियन। V हमें निकालना है, तो हम कहते हैं V2 हमें निकालना है इस बार, सेकंड वाला केस है इसलिए। I सेम है जो पीछे हमने निकाला था 0.3 वाला, और रेजिस्टेंस हमारा अलग है जो बोला था 500 ओम। तो I हमने 0.3 जो निकाला था सेम यूज कर लिया, और ये रेजिस्टेंस 500 ओम है। आंसर क्या आ जाएगा, 150 वोल्ट। तो 150 वोल्ट इज द आंसर। तो दिस इज योर क्वेश्चन, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने समझ आ गया होगा। क्वेश्चन बड़ा देख के डरने वाली बात नहीं होती। नेक्स्ट वाला, द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर। अगेन अभी देखो ये सेंटीमीटर में SI यूनिट नहीं, ये CGS यूनिट है, ये SI यूनिट है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अब ये मिलीमीटर में, तो ये कन्वर्जन हमें करने पड़ेंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे करना। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज 50 मीटर एंड इट्स रेडियस, मतलब ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताई। रेडियस से हमें पूरा एरिया पता चला क्या कि ये कितना बड़ा है, नहीं, ये रेडियस है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस इज 30 ओम, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मतलब रो की वैल्यू पूछी। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है 50 इंटू 10⁻² मीटर। याद रखना, जब भी आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो गिवन जो भी सेंटीमीटर का वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे 50 दिया, उसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे 10⁻²। 10⁻² का मतलब आपको पता होगा, अगर यहाँ तक आप लेक्चर ध्यान से देख रहे हो तो 10⁻², 1 अपॉन, इसका मतलब होगा 1/100, इसका मतलब होगा 0.001, सॉरी, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखो ये डिस्कार्ड हो रहा है, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा डिस्कार्ड, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे करेंगे। मिलीमीटर अगर रहेगा तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई होगा, ये सिमिलरली याद रखिएगा आप। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई सॉरी 10⁻³ से होगा। मैं ये आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। इसके पीछे का रीजन भी है, बट अगर मैं वो रीजन भी बताने चाहूँगा ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। लाइव में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, बट यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा नहीं कर सकता मैं, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे, जो भी सेंटीमीटर वाला वैल्यू रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁻² से। अगर आप मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो जो भी आपका वैल्यू रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁻³ से। अब जो भी आंसर आएगा आपका मीटर में आएगा। अब आप बोलोगे भैया यहाँ तो मिलीमीटर है, फिर आपने यहाँ पे मीटर में 10⁻⁴ क्यों किया? मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने जब ये किया था तो 0.5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ से। आंसर क्या आया? ये आ गया। अब मैं इस डेसिमल को आगे लेके जा रहा हूँ, तो जब मैं इस डेसिमल को आगे लेके जाऊँगा तो ये वाला प्लस यहाँ पे एक पावर बढ़ाना है मुझे कुल मिला के, तो निगेटिव एक्सेस पे बढ़ेगा, लेके ये क्या हो जाएगा 5। 0.5 है क्या? नहीं 5 है, ये कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा निगेटिव एक्सेस पे, ये -4 हो जाएगा, इसलिए आया। गॉट इट? क्योंकि यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे हमने डेसिमल को एक बार आगे की तरफ शिफ्ट किया। ये सब आपको आना चाहिए ना, बच्चों को ये सब नहीं आता है। प्लीज जो नंबर में यहाँ पे डिस्प्ले होगा कॉल करो, बैच में एडमिशन लो, ये सब सीख जाओगे। 9, 10, 11, 12 बढ़िया हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा जीवन, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा 30 ओम दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी हमें ढूंढना है। अब तो सब सिंपल है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A फॉर्मूला होता है। तो रो का वैल्यू क्या होता है? यहाँ से रो का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये R के साथ A मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो RA L। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एरिया हमें नहीं पता है, राइट। तो क्योंकि वो सर्कुलर वायर है तो इसका जो एरिया होगा वो होगा सर्कल का सरकमफरेंस, सॉरी एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। एरिया ऑफ द सर्कल डाला है यहाँ पे, बाकी सब सेम। वैल्यूज डाला, r का वैल्यू 30, पाई का वैल्यू 3.14, r रेडियस कितना दिया हमने निकाला था 5 × 10⁻⁴ हमने निकाला, तो लिख दिया स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो नीचे लेंथ था, लेंथ कितना निकालता हमने 50 × 10⁻²। अब देखो यहाँ पे 30 एज इट इज, 3.4 एज इट इज, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25,
ये हो जाएगा -10⁻⁻8। ये कैसे हुआ 10⁻⁻8, ये मैं समझा। इसको आप a मान लो, इसको आप m मान लो, ठीक है, और इसको आप ब्रैकेट के बाहर n मान लो। तो ऐसे केस में आप क्या लेते हो, m इंटू n लेते हो ना। बट ये आप देखो, ये 5 को आप a मान लो और इसको आप m मान लो, ये स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट। तो इसलिए 25 ये सब आना चाहिए यार, ठीक है। और ये 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है। 9th में हुआ, नहीं आता प्लीज एडमिशन लो, यू नीड इट, प्लीज कह रहा हूँ। ओके, बाकी ये तो सब कुछ एज इट इज है। अब कैलकुलेशन किया है, ये यहाँ पे सब कुछ अभी तक वैसा ही है। 50 कॉपी कर लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया 25 इंटू 10⁻⁻8 एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज। फिर मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, 25 1 जा 25, 25 2 जा, तो ये देखो यहाँ पे देखो, ये 9.94.2 एज इट इज। 25 1 जा 25, 25 2 जा, तो यहाँ पे 1 के साथ ये एज इट इज यहाँ पे आ गया, और ये आ गया 2 इंटू दिस। अब इसको मैं 2 से भी चाहिए तो डिवाइड कर सकता हूँ, और मेरा जो आंसर आएगा 47.1 10⁻⁻6। अब तुम बोलोगे 10⁻⁻6 क्यों, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये जो निगेटिव पावर है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 10⁻⁻2 हो जाएगा। -8 + 2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। गॉट इट। सो दिस इज द आंसर। अब हमें अगला क्वेश्चन में पूछा है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर। एक कॉपर वायर का हमें रेजिस्टेंस बताना है, जिसका लेंथ 1 किलोमीटर है और डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है। देखो अब यहाँ पे इवन हमें दिया हुआ है लेंथ L इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है रेडियस, हमने मिलीमीटर में दिया तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। 0.25 था, डेसिमल को एक बार आगे लिया तो 2.5 हो गया। ओके, चलो रेजिस्टेंस हमें ढूंढना है, ये फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस ढूंढना है। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रो एज इट इज, एल एज इट इज। एरिया के लिए हम πr² कर लेंगे क्योंकि सर्कुलर होगा। वैल्यूज पुट करेंगे, रो की वैल्यू ये हमें दी हुई है, एल की वैल्यू मतलब ये एल, रो एल वगैरह की वैल्यू जो हमें दी हुई है हमने पुट कर दिया। ये पाई की वैल्यू और ये आर का स्क्वायर का वैल्यू पूरा, तो अब तुम्हें पता है 2.5 का स्क्वायर होगा और ये होगा -8 हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है। यहाँ -8 आया, इसका स्क्वायर आ गया, 3.4 एज इट इज है, 1.7 एज इट इज है, ऊपर का सब कुछ एज इट इज। अब देखो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा, सोच के देखो ये क्या हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने। हाँ देखो, ये आप कैलकुलेशन ये कर लेना, ये वाला पूरा कैलकुलेशन करके ये आएगा। ये वाला कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हुआ। देखो -8 -8 कैंसल, बचा क्या, गॉट इट। अब देखो ये वाला डेसिमल एक बार आया, पावर 1 घटा, ठीक है, तो ये 2 हुआ। डेसिमल को एक बार और आगे लिया, ये 1 हो गया, तो 10⁻1 हो गया, राइट। तो यहाँ पे पावर घटा करके हमने ये कर दिया, पावर को एडजस्ट किया। डेसिमल को देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, कट हो जाएगा और ये बचेगा, गॉट इट। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 अब आ गया हमारा। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला पूछा है। तो आई रियली होप कि आपको समझ आ गया होगा, और कसम से मेरी गर्दन सूख गई है, 1 घंटे 17 मिनट 55 सेकंड से बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, मतलब पानी पीने जा रहा हूँ, फिर मैं आके रिकॉर्डिंग करूंगा। बट आप लोग इसको शेयर जरूर करना, इससे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल भी आ गया है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, नोट्स में डालना मैं भूल गया, ठीक है। तो अब तो व्हाट्सएप पे भी चैनल का फीचर आ गया, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इजी लर्निंग की चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर रहेगा, तो ज्वाइन जरूर करना। अब हम लास्ट ही टॉपिक है इसके बाद, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, 15-20 मिनट का टॉपिक है, और न्यूमेरिकल्स भी है तो आधा घंटा, ठीक है। थैंक यू सो मच। पानी पी के आता हूँ वीडियो तो कंटिन्यू होगा, इसके बाद एडिटिंग में थोड़ी पता चलेगा। पानी वानी पी करके भैया इज वंस अगेन ऑन द स्ट्राइक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगला हमारा टॉपिक है बच्चों, रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन 2 वेज। मतलब रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल वाला टॉपिक है। बहुत लोगों को हार्ड लगता है, बट हम इसको आसान बनाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, 2 तरीके से रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जा सकता है, एक सीरीज है, एक पैरेलल है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टर्स, ये वाला सिंबल जो था ना हमारा, ठीक है। कैसे दो, कौन से दो, देखो सीरीज मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, मतलब एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो देखो यहाँ पे एक है, फिर उसके बाद दूसरा है, फिर उसके बाद तीसरा है, ऐसे। पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर नीचे एक लाइन में। दिखाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे देखो,
तीन रजिस्टर्स है हमारे पास R1, R2, R3 और इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। यहाँ पे एक हमारे पास बैटरी है, सेल और यहाँ पे एक प्लग किया। चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, क्योंकि ये एक सीरीज में है तो यहाँ से जो करंट जा रहा है, अब करंट को यहाँ पे पानी की तरह समझना, ठीक है। तो ये एक पाइप है, पाइप में से पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, सेम पानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गया, आगे गया, सेम पानी ऊपर नीचे गया, यहाँ पे गया, सेम पानी ऊपर नीचे गया, पानी गया यहाँ पे आया, तो सेम पानी ट्रैवल कर रहा है पूरे इसमें। तो हम बोलेंगे कि करंट इन द सर्किट रिमेन्स द सेम। करंट को पानी की तरह समझ, ठीक है। अब पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल मतलब दो पॉइंट्स के बीच में होगा सब सारे रजिस्टर। तो यहाँ पे जैसे मान लो ए और बी हमारे ये दो पॉइंट्स हैं और इन्हीं के बीच में पूरा का पूरा आपका क्या है, जितने भी रजिस्टर्स है वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 कनेक्टेड। तो हम बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस R1, R2, R3 कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये पैरेलल कनेक्शन है, ये वाला इसके साथ पैरेलल है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ पैरेलल है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से पूरे सर्किट में कनेक्ट करता हूँ, अब देखना ध्यान से, मेरे पीछे क्या लिखा है देखो, मैं हट जाता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि करंट में दिखा नहीं ना, ये स्क्रॉल के कारण नहीं दिखा होगा पिछला, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पिछला वाला दिख गया होगा, स्क्रॉल के बावजूद भी तुम्हें दिखा होगा, पिछले वाले में दिक्कत नहीं है, राइट। अभी ये वाला नहीं दिखा था ना, तो ये वाले में स्क्रॉल हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो करंट गेट डिवाइडेड बट वोल्टेज रिमेन्स सेम। पहले वाले में वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से पानी निकला गया, अब ये पानी जो है वो यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे डिवाइड हुआ और तब रेजिस्टेंस के अंदर गया, फिर पानी ऐसे आया और फिर यहाँ पे सारे पानी इकट्ठा हो गया। मतलब पानी एक बार यहाँ पे डिवाइड हुआ ना, तो हम क्या बोलेंगे कि करंट जो है हमारा वो डिवाइड हुआ है। यहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमारा करंट है वो मोर और लेस डिवाइड हुआ है। इज इट क्लियर? बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब यहाँ पे देखो, इन व्हाट वेज रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड। 20th क्वेश्चन, नीचे कमेंट में आंसर बताओगे। 21st क्वेश्चन, बाय कनेक्टिंग डिफरेंट रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन वी कैन चेंज करंट रेजिस्टेंस बोथ नन। ये जो हम कर रहे हैं इससे क्या बदलेगा? सवाल का जवाब शायद अभी नहीं दे पाओगे आप, लेकिन थोड़ी देर में दे पाओगे, ठीक है। तो दो तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जा सकता है, एक एक करके समझते हैं कुछ छोटी छोटी बात। अगर मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, R1, R2, R3 को हमने एक लाइन में सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। ओके, मैंने एक एमीटर, प्लग की वगैरह वगैरह सब कनेक्ट कर दिया है, सारे रेजिस्टर। ये देखो, ये प्लग की, बैटरी और ये सारे रेजिस्टेंस, ये सब पैरेलल है, सॉरी ये सब एक सीरीज में है। और ये जो एमीटर लगाया है वो भी सीरीज में कनेक्ट होता है। एमीटर इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे लिखा है कि एमीटर, प्लग की, सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये एमीटर हो गया, ये हमारा बैटरी हो गया, सेल हो गया और ये प्लग की, ये तीनों सीरीज में ही कनेक्ट हो। एक अहम सवाल होता है कि अगर आपको समझ ना आए कि किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, तो आप ऐसे लिख देना। बट समझने वाली बात नॉर्मल है, बहुत ईजी, ठीक है, कि अगर आप यहाँ से पॉजिटिव लेके जा रहे हो तो आगे पॉजिटिव जाना चाहिए, नीचे निगेटिव आना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव बाहर की तरफ जाएगा, निगेटिव नीचे की तरफ। नहीं समझ आया तो ऐसे कर देना, नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे करंट तो सेम है, पानी डिवाइड नहीं होता, लेकिन ऐसे समझो कि जब मेरा करंट यहाँ से यहाँ तक गया तो इस रेजिस्टेंस के कारण बहुत हीट जनरेट हुआ होगा, तो थोड़ा सा क्या हुआ होगा, करंट मतलब चेंजेस हुआ होगा ना, कुछ तो डिफरेंस आया होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ तो डिस्टर्बेंस आया, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कुछ तो डिस्टर्बेंस आया। तो हम कहेंगे कि हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। ओके, R1 के सामने V पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम V1 बोल देते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा तो इसको हम V2 बोल देंगे। R2 के पास, R3 के पास पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, V3 होगा। हम क्या बोलते हैं कि जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, सीरीज में तो करंट सेम रहता है, करंट पानी की तरह इसमें सेम रहेगा, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होता है, ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगर ये वाला क्लियर हो गया तो ये हमारा एक सर्किट है, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, बाकी आपको ये पता ही है क्या है। तो मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ले लिया और इसको मैं V1 बुला दूंगा, इसको मैं V2 बुला दूंगा, इसके आगे मैं V3 बुला दूंगा, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ। चलो, तो मैं कहता हूँ कि भाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V होगा, मैंने वहाँ पे ऊपर लिख दिया कॉमन। V कैसे मिलेगा टोटल मुझे? V1, V2, V3 को जोड़ के। ओके, फिर मैं कहता हूँ ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बुला लिया। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू RI, वी आर इंडियन,
तो वी आई आर एस, देखो अब ऐसे भी लिखोगे वी आर आई या फिर v इज इक्वल टू आई आर, दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होने वाला है। ओके, तो ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे आर के आगे एस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया। ओके, तो मैं कहता हूँ भाई v इज इक्वल टू आई आर एस, तो यहाँ पे ये v का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, आई आर एस, याद रखो। ओके, अच्छा मैं फिर कहता हूँ कि अगर मैं V1 अगर लिख दूँ तो करंट तो सेम रहने वाला है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, तो मैंने R1 लिख दिया। अगर मैं V2 की, तो ये V1 की वैल्यू मुझे मिल गई, ये वाली IR1। अगर मैं V2 की बात करूँ तो V2 क्या हो जाएगा, करंट तो सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ पे है, R2 है V2 के पास। यहाँ पे V1 था, यहाँ पे V2 था, यहाँ पे V3 था, तो V2 के पास क्या है, R2 है। अच्छा अगर मैं V3 की बात करूँ तो R3 होगा, लेकिन करंट तो सेम रहेगा, I रहेगा। तो मुझे V1 V2 V3 सबकी वैल्यू मिल गई है इक्वेशन 1 की। तो मैं क्या करूँगा, सारे इक्वेशन को उठा के सब्सटीट्यूट कर दूँगा। तो मैंने बोला यहाँ पे क्या था मेरा, v इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था ना, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया। v के जगह पे IRS, V1 के जगह पे IR1, V2 के जगह पे IR2, V3 के जगह पे IR3, सारे पुट कर दिए मैंने। अब क्या होगा, आई यहाँ पे आई कॉमन है ना, तो मैंने बाहर निकाल लिया और ये सब ब्रैकेट में लिख दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वाला आई कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, सिंपल है। अब RS S स्टैंड्स फॉर सीरीज, ये आपको मैंने बताया था, एंड इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब हमारा जो सर्किट था उसमें हमारे पास एक R1 था, एक R2 था, एक R3 था, इन सबको जोड़ करके इफेक्टिव मतलब टोटल, इन सबको जोड़ करके मेरा ये इसके बराबर ही रेजिस्टेंस है। मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो RS का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। गॉट इट। अच्छा अगर मान लो ऐसे, अभी तो हमने 3 रेजिस्टेंस रखा था, लेकिन अगर 4 होते तो मैं कैसे करता, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर 4 होते तो, 5 होते तो मैं एक और ऐड कर देता, 6 होते तो मैं एक और ऐड कर देता। तो अगर ऐसे मान लो कि 7 8 9 जितने होंगे, लेकिन अगर n होंगे तो मैं कहां तक लेके जाऊंगा, मेरी गिनती को n तक लेके जाऊंगा, जितने भी होगा। n की जगह 7 होगा तो लास्ट 7 आना चाहिए, 8 होगा तो 8 आना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, RS इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू कहां तक जाएगा, जितने भी मेरे पास रजिस्टर्स कनेक्टेड है। एक और इंपॉर्टेंट बात, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि लेट्स से कि R1 1 है, R2 2 है, R3 3 है, तो क्या आया था, 6 इज इक्वल टू 6 आया था ना। मतलब जो टोटल आएगा आपका, मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये सबको जोड़ के क्या आएगा, 6 आएगा, और वही हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। गॉट इट। चलिए अब सवाल है 22वां, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन डैश चेंजेस। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चेंज होता है, करंट चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है, या कुछ भी चेंज नहीं होता। कमेंट में जब आप बताओगे आप। 23 क्वेश्चन है हमारा, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू द डैश ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये आपके ऑप्शंस है, इसमें से आपको सही जवाब नीचे कमेंट में देना। चलो तो रेजिस्टेंस इन सीरीज तो मोटा मोटा हमारा हो गया है। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में करंट चेंज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, आपको याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 को कनेक्ट किया है बिटवीन पॉइंट C एंड D, ओके, और हम इसको पूरे सर्किट में डाल दिया। अब देखो यहाँ पे एमीटर और प्लग की और आपका जो सेल है ये पैरेलल रहेगा, लेकिन जो आपका वोल्ट मीटर लगाओगे आप, वो इस तरीके से यहाँ पे लगेगा, सॉरी वो सीरीज में रहेगा। काफी देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये होगा, ठीक है। तो ये बैटरी, ये आपका प्लग की और ये एमीटर सीरीज में रहेगा, बाकी ये जो वोल्ट मीटर लगाओगे वो हमेशा पैरेलल होता है, जैसे पिछले में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, देखो वोल्ट मीटर कैसे है, पैरेलल है, ओके। तो आई करंट अगर इसमें से फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, देखो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, यहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं सीरियसली, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमीटर कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में या पैरेलल में। तो एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करोगे, पैरेलल में या सीरीज में। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यू शुड लाइक लाइव बैच ज्वाइन करना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, तो हमने कहा कि यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे I2 करंट है, यहाँ पे I3 करंट। अगर I जा रहा था तो
तो हमने कहा कि करंट फ्लोइंग थ्रू I1 इज I2 I3 थ्रू रजिस्टर R1 R2 R3। मतलब ये वाला रजिस्टर अगर हमारा R1 है तो R1 के थ्रू जो करंट जा रहा है वो I1, अगर यहाँ पे हमारा R2 है तो रजिस्टर से जो करंट जा रहा है वो I2 है, यहाँ पे अगर ये R3 है तो रजिस्टर से जो करंट जा रहा है वो I3। ओके, R1 से I1, R2 से I2, R3 से I3। ओके, अब हम कहेंगे कि भैया टोटल करंट हमें कैसे मिलेगा? टोटल करंट हमें मिलेगा सबको जोड़ करके। तो I1 I2 I3 जो R1 R2 R3 से फ्लो कर रहा था सबको जोड़ दो। ओम्स लॉ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ओम्स लॉ आपको पता ही है। अब ओम्स लॉ को देखो, वहां पे हमने पहले वाले में क्या किया था, V को ऐड किया था V1 V2 V3। तो वहां पे हम ओम्स लॉ अगर V इज इक्वल टू RI ले रहे हैं चलेगा, बट यहाँ पे हम क्योंकि करंट को ऐड कर रहे हैं तो हमें I का वैल्यू चाहिए। I का वैल्यू क्या होगा? V अपॉन R। बहुत लोगों को ये छोटी सी बात समझ नहीं आती है। जिस चीज का इक्वेशन है उसी चीज के तरीके से ओम्स लॉ को अरेंज करना पड़ेगा। बस हमने अरेंज किया है ओम्स लॉ, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। P क्यों लिखा है? क्योंकि हम पैरेलल की बात कर रहे हैं। अब देखो, ये तो I की वैल्यू हो गई, लेकिन अगर I1 की बात करें तो I1 में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ था क्या? नहीं, सेम रहेगा। रेजिस्टेंस क्या था? R1 था। अगर मैं I2 की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, बैटरी हमने चेंज किया क्या? नहीं, बट R2 वहां पर रजिस्टर था। I3 किस में से करंट फ्लो हो रहा था? R3 से फ्लो हो। I3 पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। तो हमें सारे वैल्यूज मिल गए, I के, I1 के, I2 के, I3 के वैल्यूज मिल गए। सारे वैल्यूज को उठा करके हम इक्वेशन में डाल देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या था? I इज इक्वल टू I1, बहुत सिंपल है यार ये, I2 प्लस I3। ओके, चलिए I के जगह क्या लिखेंगे? V अपॉन RP। I1 के जगह V अपॉन R1, I2 के जगह V अपॉन R2, I3 के जगह V अपॉन R3। चलो लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या होगा? V कॉमन निकाल लेंगे हम। तो V कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये वाला V कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। P यहाँ पे पैरेलल है और यहाँ पे जो RP है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस। गॉट इट? क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा, चिंता मत करो। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होगा तो हम कैसे करते हैं? रेजिस्टर सीरीज के लिए Rn तक, पैरेलल के लिए हम कैसे करते हैं? 1 अपॉन Rn तक। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 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 अप टू जो भी आपका लास्ट नंबर है। R4 है तो 1 अपॉन R4 तक, अगर R5 है तो 1 अपॉन R5 तक, जो भी n लास्ट नंबर है वहां तक में करना होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, द इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनवर्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब ये जब मैं आपको न्यूमेरिकल करूंगा ना तो मैं आपको एक बार बताऊंगा कि ये मैंने क्या बोला आपको। इनवर्स मतलब हमारे पास 1 अपॉन RP है, हमें जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालना होगा वो RP निकालना होगा, मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको ऊपर इसको नीचे करना पड़ेगा, तब हमें आंसर मिलेगा। क्वेश्चन अभी हम करेंगे ना तो आपको समझ आएगा। 24th क्वेश्चन है, डैश इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस डैश चेंजेस, करंट रिमेन्स सेम, वोल्टेज रिमेन्स सेम, बोथ चेंजेस नन। रेजिस्टेंस और क्या बदलता है? अ वोल्ट मीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, या फिर नन। सोच के जवाब देना। यहाँ तक पैरेलल वाला भी हमने डेरिवेशन कर लिया, मोर और लेस दोनों फॉर्मूला आपको लर्न करने थे। टाइप सी के न्यूमेरिकल्स है और इसके बाद हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी थोड़ा सा देखने वाले हैं। टाइप सी में फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज का ये फॉर्मूला आपको याद रखना, पैरेलल का ये फॉर्मूला याद रखना। अब देखो क्या है, सॉल्व एग्जांपल है हमारे पास, कुछ एग्जांपल्स है जो हम करेंगे। 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 15, 3 और 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये 4 ओम है, ये 15 ओम है और ये 3 ओम है। ऐसे हमने इसको कनेक्ट किया सीरीज में, ऐसे कनेक्ट किया, यहाँ पे प्लग किया, यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर होगा शायद, जो डायग्राम था वैसे। ठीक है, हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, तो गिवन R1 R2 R3 की वैल्यूज है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS बताना है, कुछ नहीं, सबको जोड़ दो बस। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको जोड़ने के बाद आंसर मिलेगा 15, 3, 4, 22। तो 22 ओम इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट वाला सॉल्व एग्जांपल है, कह रहा है कि 2 रेजिस्टर्स है हमारे पास, एक का 16 ओम रेजिस्टेंस और एक का 14 ओम रेजिस्टेंस है, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास है वो 18 वोल्ट का है। कैलकुलेट करना है कि कितना करंट उसमें से फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर। अब देखो, आपको मैंने जब रेजिस्टेंस और सीरीज सिखाया था, ये क्वेश्चन देखो क्या है।
ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्टेड है ना, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। दो रेजिस्टेंस है ना हमारे पास, एक 16 ओम का है और एक हमारे पास 14 ओम का। R1 R2 दिया हुआ है, फिर कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस है और एक प्लग की होगा मान लो, ठीक है। 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें बताना है कि इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है। ओके, पहली बात। फिर हमें कैलकुलेट करना है कि भैया टोटल इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर, इसके आगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V1 कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है ना, V2 कितना होगा। इंडिविजुअल के आगे हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट, सिंपल क्वेश्चन है, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे और हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज वाला। R1 R2 दिया हुआ है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 16 और 14 30। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 18 वोल्ट हमें दिया हुआ है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है ना कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है अक्रॉस देम। हमें पहले तो करंट ढूंढना है, निकालते हैं करंट, ठीक है, और फिर हमें इंडिविजुअल V1 V2 ढूंढना है, ठीक है, और करंट ढूंढना है। अब देखो, सबसे पहले करंट आप ओम्स लॉ से निकाल लोगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। कैसे? V इज इक्वल टू आर आई, बहुत बार बता दिया, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R डिवाइड करके, ठीक है। तो V का वैल्यू कितना 18, R का वैल्यू कितना है 30, आंसर आ जाएगा 0.6 एम्पियर। अब आपको दूसरा क्या निकालना है, V1, तो V1 इज इक्वल टू IR1 लिखा था ना पीछे, तो V1 I का वैल्यू 0.6, R1 का वैल्यू कितना है 16, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 9.6। V2 क्या होगा, IR2, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो I का वैल्यू अभी हमने 0.6 निकाला, R2 का वैल्यू कितना है 14, तो हमारा आंसर आ गया 8.4। सिंपल है ना, तो हमें I का वैल्यू भी मिल गया और ये V1 V2 का वैल्यू भी हमें मिल गया। एकदम इजी होता है, बस करना है अच्छे से और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं। सॉल्व एग्जांपल, रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 15 ओम, 20 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब एक पैरेलल का एग्जांपल देख रहे हैं, हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। सारे रेजिस्टेंस ये है R1 R2 R3, ठीक है। फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 3 है, तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 सबको ऐड कर दिया, वैल्यू डालते हैं, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, R1 के जगह पे 15, R2 के जगह पे 20 और R3 के जगह पे 10। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। 10 15 और 20 है ना, तो लिखो छोटा वाला सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला, इनके टेबल्स लिखना स्टार्ट करो। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 31 जा 30, 32 जा 60। कुछ कॉमन आया नहीं, 40। अब देखो 20 यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है तो नहीं चलेगा, 30 यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है तो नहीं चलेगा, 40 यहाँ पे है यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है। 50 दोनों में, तीनों में एक ही जगह, 60 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है पहाड़े में। एलसीएम मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जब आप टेबल तीनों का लिखते हो तो सबसे पहले तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो तीनों में सबसे पहले 6 कॉमन आ रहा है, 60 कॉमन आ रहा है। तो 15 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें, 15 तो लिखा ही नहीं हो, 10 20 30 लिख दिया है, सॉरी यार, यहाँ पे 10 नहीं, 10 20 और ये 15 होगा, तो 15 में तो 30 आ जाना चाहिए यार, 30 40 60 भी वही होगा, तो 15 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चलो कोई बात, 15 30 45 और 60, ठीक है, तो 60 आ गया। 15 के टेबल में कितने बार में, 1 2 3 4 बार में आया, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 4 से होगा। 20 के टेबल में 3 बार में आया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। 10 के टेबल में 6 बार में आया तो ऊपर से भी 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसे करके हम एलसीएम लेते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 6 4 2, जो हमारा था 60 नीचे, क्योंकि हमने 60 लिया है। ये सबको फिर बेसिकली क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबका बेस कॉमन हो जाएगा, तो ये 60 हो गया, ठीक है। सबका 60 आएगा ना, इसका भी 60 आएगा, इसका भी 60 आएगा, इसका भी 60 आएगा और इस ऊपर ये आ जाएगा, ठीक है। तुम करके देखना, नहीं तो मैं करके बताता हूँ। ये देखो 15 कितना था, 15 6 जाना, 15 30 45, एक मिनट। ओके, तो बेसिकली इसमें हमने थोड़ा आगे पीछे कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये 15 4 जा 60, तो नीचे 60 आ गया, ऊपर 4 आ गया, ठीक है, प्लस 3 नीचे आ गया 60, प्लस 6 नीचे आ गया 60, 60 कॉमन है तो यहाँ पे लिख दिया, ऊपर क्या है 6 3 4, ठीक है, 30 40 60 ना, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। 2 कैसे लिख दिया मैंने, एक 6 है एक 4 है, यहाँ पे 2 कैसे लिख दिया, ये गलत है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 होगा। जब आप इसको जोड़ लोगे तो आंसर क्या आएगा आपका फाइनली,
6 4 10, ये 3 होगा, 3 होगा, ये 3 होगा। तो 6 4 10 और एक 3 13 अपॉन 60। फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो तुम्हारा 1 अपॉन आरपी का आंसर आएगा। तो अब ये कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना, यहाँ पे 1 अपॉन आरपी का आंसर आ गया 13 अपॉन 60, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 4 10, यहाँ पे 3 होगा, ये गलती हो गई, ठीक है, ये 3 होगा। ओके, तो 6 4 10 और 3 13, 13 अपॉन 60, तो ये 1 अपॉन आरपी आया हमारे पास। हमें क्या चाहिए, आरपी चाहिए, तो इसको उल्टा कर लेंगे। तो आरपी इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 13, जिसका आंसर आएगा 4.61। गॉट इट? पोज इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ये गड़बड़। एनीवे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं नोट्स में भी सही करने की थोड़ी सी गुंजाइश देखता हूँ कि नोट्स आपको जो मैं दूँ वो गलत ना जाए। सामने से स्क्रीन पे से सब हट गया होगा। चलो, तो ये 3 कर दिया मैंने। हो गया क्या? नहीं हुआ, मैंने दूसरे में 3 कर दिया। ये क्वेश्चन की जगह मैंने दूसरे में ही कर दिया, वही तो मैं सोच रहा था कि अब तक हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं एडिटिंग में सब सही कर दूंगा। हट गया, अब हो गया। ओके, चलो तो यहाँ पे क्लियर हो गए। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 5 10। अब ये सेम वही है जैसे हमने किया था। 5 10 एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पोटेंशियल डिफरेंस उनके आगे 12 वोल्ट है, अप्लाइड अक्रॉस देम। हमें ऑब्टेन करना है करंट कितना फ्लो कर रहा था, जैसे हमने पिछले में किया था, और हमें इंडिविजुअल करंट भी निकालना है कहाँ पे, सर्किट के आसपास। इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो देखो ये सॉल्यूशन है, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं बस आपको दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम टाइप का हमने किया था। तो ये आप देखो बस। तो हमें क्या क्या दिया है, 3 रेजिस्टेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरपी हमें निकालना है, करंट अक्रॉस ईच मतलब R1 I1 I2 I3 निकालना है। ये 2 फॉर्मूलाज यूज होंगे। पहले I1 I2 I3 निकाल लेंगे हम, ठीक है, देख लिया आपने, सिंपल है। ऊपर V के वैल्यू है, नीचे R की वैल्यू है, I1 I2 R1 R2 R3 वाली। I1 प्लस I2 प्लस I3 करेंगे तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास सब कुछ है, तो अब हम यहाँ पे 1 अपॉन आरपी वाला भी निकाल सकते हैं। ये पहले भी तुम निकाल सकते हो। सेम यहाँ पे भी एलसीएम करेंगे, 5 10 और 30 के टेबल में पहले क्या आएगा। गॉट इट? तो देखो बहुत सिंपल है, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, आप लोगों को सॉल्यूशन दिखा दिया, अब आप ट्राई करना, ठीक है। अच्छा, एक और ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो ये भी क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, सेम वही लॉजिक है, ठीक है, सेम वही लॉजिक है। ये भी आप ट्राई करना, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ट्राई दिस आउट। आप बैच वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम ईच एंड एवरी एग्जांपल सिखाते हैं, डिटेल में सिखाते हैं। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई, लास्ट एक छोटा सा चिंदू सा टॉपिक है 5-6 मिनट का। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई में क्या क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले एक मेन सप्लाई होता है इलेक्ट्रिक कनेक्शन का, जहाँ पे फ्यूज लगा होता है, जो घर के बाहर होता है ना, मीटर से जैसी, मीटर से पहले, ओके, वो होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हमारा एक इलेक्ट्रिक का मीटर होता है, इलेक्ट्रिक मीटर होता है जो हमारे घर के बाहर लगा होता है। उसके बाद क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है हमारा, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है। इस अब आपके घर में ना, मैं अगर आपको कैमरा लेके, तो मैं नहीं जा सकता यहाँ से, लेकिन मैं गूगल करके जरूर आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, वो देखिएगा आप। अब देखो यहाँ पे ना मैंने गूगल किया है कुछ, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक बोर्ड का फोटो निकाला है मैंने। कभी कभी आप देखोगे तो नॉर्मल जो बोर्ड होता है वो कुछ ऐसा होता है। मेरे पीछे दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा, मैं भी हट जाता हूँ, ठीक है। नॉर्मल जो बोर्ड होता है वो ऐसा होता है, मगर जिसमें हम एसी वगैरह लगाते हैं ना, वो कुछ ऐसा होता है, ये जो, ठीक है, ऐसा होगा, या फिर वो काफ़ी हैवी होता है वो बोर्ड, ठीक है। एसी वगैरह जिसमें लगाते हो काफ़ी हैवी होता है, राइट, देखा होगा। हाँ, और कोई फोटो, हाँ देखो, जैसे आपके नॉर्मल बोर्ड जो होंगे वो कुछ ऐसे वाले होंगे, लेकिन जिसमें एसी फ्रिज वगैरह लगाओगे, वो इन्वर्टर वगैरह लगाओगे, वो ऐसा होता है, मेन सप्लाई वाला होता है। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था बेसिकली, कि 2 टाइप का वायर आता है हमारे घर में, ठीक है। एक पतली वायर वाली होती है और एक मोटी वाली, जिसमें ज़्यादा पावर चाहिए होता है। 2 सेपरेट सर्किट जाता है। एक सर्किट हमारा जाता है जो कि 15 एम्पियर का होता है, बड़ा वाला, जिसमें ज़्यादा करंट होता है, जिसमें हम एसी, वॉशिंग मशीन, ऐसी चीज़ें कनेक्ट करते हैं। दूसरा एक छोटा वाला होता है, जिसमें नॉर्मल बैटरी, नॉर्मल हमारे घर का ट्यूबलाइट और हमारे जो नॉर्मल मोबाइल के चार्जर वगैरह हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 5 एम्पियर वाला होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे घर का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, जिसमें ये सारी चीज़ें होती है,
अगेन इसके बाद हमारे घर के जो दो वायर्स आते हैं, एक पोटेंशियल, एक लाइव वायर आता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। लाइव वायर में करंट होता है, न्यूट्रल में करंट नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रल सर्किट कंप्लीट करता है। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 से 250 वोल्ट का हो सकता है। ओके, और हमारे घर पे जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है। क्या, ध्यान से सुनना कि अगर आपके बोर्ड, जब मैं अपने 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहा था तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये 10th में भी ये चैप्टर है और थोड़ा तो आप हमारे पास सीखोगे लाइव बैच वगैरह में। बट एनीवे, अभी मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई होता है ना, वो सर्किट पैरेलल होता है। क्यों? सीरीज में होगा तो अगर एक बंद होगा तो आगे का सब बंद हो जाएगा, लेकिन पैरेलल में अगर एक बंद भी होगा तो नीचे वाले ऊपर वाले चालू रहेंगे। अब आपके घर में अगर मैं अभी ये पंखा बंद करता हूँ, लेट्स से कि मैंने ये कैमरा बंद कर दिया, ठीक है, तो क्या मेरा आवाज आना बंद हो गया? नहीं ना, चालू है ना। जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा था। तो अगर मैं पंखा बंद करता हूँ तो लाइट बंद नहीं होता है, दैट मीन्स कि हमारे घर में पैरेलल वाला होता है। ठीक है, ये याद रखना। ओके, अब आगे है, हमारे घर में 3 वायरिंग होती है। एक अर्थिंग वायर होता है, एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। क्लियर है? अर्थिंग वायर प्रोटेक्शन देता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज भी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? हाई करंट फ्लो अगर होगा सर्किट में से, तो ये फ्यूज का जो वायर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा, फोटो में एनिमेशन में देख रहे होगे, और वो मेल्ट हो जाएगा और हमारे घर का जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो जा रहा है वो रुक जाएगा और चीज़ों का नुकसान नहीं होगा। अब कई बार जैसे ये वाले बोर्ड की मैं बात कर रहा था, इसमें हम एसी वगैरह लगाते हैं, ठीक है, और एक दूसरा नॉर्मल बोर्ड होता है। मान लो कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें छुए तो जरूरी है कि हम एक रबर फुटवेयर पहने, मतलब चप्पल वगैरह पहन के करना चाहिए, वरना जो अर्थिंग है, जो अर्थ है वो 0 पोटेंशियल पे है, और यहाँ पे ये 220 पोटेंशियल, 220 से 250 का पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी में। तो जैसे हम उसको छुएंगे तो क्या होगा ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, अलग अलग चीजें होती है, तो इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आपके अंदर से फ्लो करेगा, यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, तो आपको करंट लग सकता है। इसलिए रिकमेंडेड होता है कि आप क्या करो, चप्पल वगैरह पहन करके करो, तो आप सेफ रहोगे। ठीक है, अगर बॉडी को हाथ लगा रहे हो तो रबर क्या होता है? इंसुलेटर होता है, तो हायर टू लोअर, लेकिन बीच में एक क्या आ गया, इंसुलेटर आ गया, तो फ्लो नहीं होगा। अब ये जो फ्यूज वायर है वो कैसा, आप देखो यहाँ पे देखो, ये क्या हो रहा है, करंट इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अलग अलग जगह पे हमारे घर में बिजली आता है, आपके घर में भी होगा, जहां से आप सारी चीजें बंद कर सकते हो। एक ऐसा ऊपर कर दिया एमसीबी तो सब बंद हो गया। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है माइनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो एक बंद कर दिया तो सारे बंद हो जाएंगे। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है वहां से चारों तरफ जाता है, एसी, फ्रिज वगैरह वगैरह हर जगह जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक फ्यूज वायर हम लगाते हैं कि सारी सर्किट के पहले, कि अगर वो फ्यूज वायर, अगर ज्यादा करंट जाएगा तो फ्यूज वायर टूटेगा और सारा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि बहुत सारे एक ही जगह पे अगर बहुत सारे एप्लियंस साथ में लगा दिया जाए तो यहाँ पे आग लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे आग लग सकता है ओवरलोडिंग से। मतलब अगर एक ही जगह पे, अगर मान लो एक प्लग के अंदर बहुत सारी चीजें अगर आप कनेक्ट करोगे तो आग लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां पे ओवरलोडिंग हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बट इट तो ऐसी गलती मत करना, प्रिकॉशन वाली बात है जो मैं बता रहा हूँ तुम लोग को टेक्स्ट बुक में से। अगला जो है वो है कि जब देखो पानी, जो बारिश का पानी होता है वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता, उस पानी के अंदर नमक भी हो सकता है। ठीक है, उसमें सॉल्ट भी हो सकता है। तो अगर कोई वायर, जो ऐसे खुला हुआ वायर है, नंगी तार जिसको हम बोलते हैं, तो अगर एक खुला हुआ वायर है और वो अगर किसी सरफेस पे लगा हुआ है और वहाँ पे पानी है, तो वो पानी के कारण वो वायर में से करंट चारों तरफ फ्लो होगा, और अगर हम दीवार वगैरह को टच करेंगे तो हमें करंट लग सकता है। ठीक है, तो इन रेनी सीजन रूफ एंड वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग आर वेट एंड दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट शुड बी स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग लाइटिंग। जब बिजली कड़क रही है तो इलेक्ट्रिक सर्किट को बंद कर देना चाहिए, जिससे हमारे घर के इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में कोई दिक्कत नहीं आती है, और ऐसे किसी दीवार वगैरह को टच भी नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए बच के रहने की, क्योंकि ऐसा होता तो नहीं, लेकिन अगर हो गया तो आपको करंट लग सकता है। गॉट इट? सो 26th क्वेश्चन इज कि अर्थ इज अ डैश बोल्ट, अर्थ किस बोल्ट पे है, तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी इज अ डैश कंडक्टर, गुड बैड नॉट अ कंडक्टर, कांट से, क्या लगता है आपको? आप आंसर कमेंट में बताओगे। 28th क्वेश्चन है, रबर इज एन डैश कंडक्टर, इंसुलेटर, नॉट अ कंडक्टर, कांट से। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। अगर आप हमारे बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्लीज इस नंबर पे कॉल करिएगा 8527529111। अब देखो, आप इस वीडियो को कब देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग ऑफर वैरी कर सकता है। राइट नाउ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हम 9th के लिए एडमिशन ले रहे हैं। 9th के केवल बैच का प्राइस 5000 है। 9-10 के कॉम्बो बैच का 7500, उसमें बहुत सारी और भी फ्री वाली चीज़ें मिल रही है, जैसे हम फाउंडेशन बैच फ्री दे रहे हैं। हमारे फाउंडेशन बैच का प्राइस 15000 है, बट वो 50% डिस्काउंट करके 7,500 से 10,000 तक ऑफर के हिसाब से एडमिशन हो जाता है। तो प्लीज़ उस नंबर पे कॉल करना। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपने खुद देखा, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो मैंने पूरी जान लगाई है। वीडियो के नीचे थोड़ा अपना फीडबैक दीजिएगा और
बताइएगा आपको कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। मैं वैसे इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करता ही रहता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड दैट विल रियली हेल्प मी आउट। हैप्पी लर्निंग, चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर भी कर देना।